एवरीवन, आज के इस सेशन में हम एनटीएससी बायोलॉजी के चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टॉपिक एनिमल किंगडम के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइला डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन कौन से? तो फाइलम मोलस्का एंड फाइलम इकाइनोडर्मेटा। आज के इस सेशन में हम इन्हीं दोनों फाइला को डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि इस सेशन का जो टारगेट है वो सभी को एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं, फटाफट से इस सेशन को हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम एनिमल किंगडम के इन दोनों फाइला को करेंगे डिस्कस, फाइलम मोलस्का एंड फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ओके, तो आज की इस सेशन की कहानी हम शुरू करते हैं और शुरुआत कहाँ से होगी? तो फाइलम मोलस्का से। देखो, मतलब ये है कि आज के इस सेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे फाइलम मोलस्का की। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब क्या खास बातें हैं इस फाइलम मोलस्का की? वैसे देखा जाए तो बहुत सारी खास बातें हैं, लेकिन जो सबसे पहली खास बात हम पढ़ेंगे इस फाइलम के बारे में वो होगी ये कि ये फाइलम है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। ये फाइलम के बारे में मैंने क्या बोल दिया आपसे? मैंने बस इतना बोला है कि ये जो अपना प्यारा सा फाइलम है, फाइलम मोलस्का, ये है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। लार्जेस्ट फाइलम कौन सा था? फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिसको कि हमने अपने प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर लिया है, और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम को, जो कि है अपना प्यारा फाइलम मोलस्का। देखो, ऐसा है कि इस फाइलम मोलस्का के अंदर कुछ क्लासेस आती हैं। फाइलम मोलस्का के अंदर कुछ क्लासेस आती हैं और इन क्लासेस में ना फिर अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज़ आ जाती हैं। तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन ये निकलता है कि फाइलम मोलस्का के अंडर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स या बहुत सारे एनिमल्स आते हैं। बात का निचोड़ क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला कि फाइलम मोलस्का के अंडर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे एनिमल्स आ जाते हैं। तो भाई एक फाइलम के अंदर इतने सारे ऑर्गेनिजम्स या इतने सारे एनिमल्स आएंगे तो वो जो फाइलम है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम तो बन ही ना जाएगी। इसमें कौन सी बड़ी बात मैंने बोल दी है कि नहीं? अब मैंने आपको ये तो बता दिया क्या कि फाइलम मोलस्का में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, मतलब कि काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है फाइलम मोलस्का का, है ना? तो ये बिजनेस फिर आपको हर कहीं मिलेगा। मतलब कि फाइलम मोलस्का में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो आपको हर कहीं देखने को मिलेंगे, लैंड पर भी और पानी में भी। तो अब एक काम करते हैं ना, इनके हैबिटाट की हम बात कर लेते हैं, है ना? अब हम बात करते हैं इनके हैबिटाट की। कि पहली बात तो ये है कि ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। ये क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं। एट द सेम टाइम ये एक्वेटिक भी तो होते हैं, लैंड पर भी मिलते हैं और पानी में भी मिलते हैं। पानी में कौन से पानी में? तो दोनों ही तरह के पानी में, मतलब फ्रेश वाटर में भी और मरीन वाटर में भी, मतलब समुद्र के पानी में भी मिल जाते हैं, नदी के पानी में भी मिल जाते हैं। तो काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है, ऐसे याद रखना भाई। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम हम पढ़ रहे हैं,
इस फाइलम में इतने सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे, इतने सारे एनिमल्स आएंगे, आपको हर कहीं देखने को मिल जाएंगे। लैंड पर भी मिलते हैं, पानी में भी मिलते हैं, समुद्र के पानी में भी मिलते हैं, नदी के पानी में भी मिल जाते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब टेरेस्ट्रियल का एग्जाम्पल हम क्या लें? टेरेस्ट्रियल का एग्जाम्पल हम लेते हैं स्नेल। क्या लेते हैं? स्नेल। देखा होगा आपने, या ना देखा होगा तो आज मैं दिखा दूंगी, मतलब फोटो पिक्चर असली में नहीं दिखा सकती। मरीन वाटर का हम एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्टोपस। ऑक्टोपस है ना, ऑक्टोपस। मरीन वाटर का एग्जाम्पल क्या है? ऑक्टोपस। तो फिर फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल हम किसे लें? फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल हम लेते हैं यूनियो। क्या है? यूनियो। ये यूनियो एक फ्रेश वाटर मसल है। ये वाली मसल नहीं, MUSSEL वाली मसल, ठीक है। तो यूनियो क्या है? यूनियो एक फ्रेश वाटर मसल है। कुछ लोग इसे म्यूसल भी बोलते हैं, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन तो इसका मसल ही होता है। तो यूनियो एक फ्रेश वाटर मसल है। मैम कैसा दिखता है? नाम ही बड़ा क्यूट सा है, यूनियो। दिखता कैसा है? ऐसा। तो आप बोलोगे कि मैम ये क्या आपने मजाक कर दिया, ये तो पता नहीं क्या दिख रहा है, इसमें तो हमें कोई जानवर दिख ही नहीं रहा। तो फिर मैं आपसे बोलूँगी कि अरे ध्यान से देखो, यही है क्या? यूनियो। इनफैक्ट इस पिक्चर में आपको बहुत सारे यूनियो दिखाई दे रहे होंगे। बताऊं? मैं बताऊं? देखो, ये एक यूनियो, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये छोटे छोटे से बेबी यूनियो, ये देखो इतने सारे हैं, तो इतने सारे। तो फिर आप बोलोगे कि मैम ये तो मतलब देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, मतलब ये क्या है? ये तो कोई जानवर लग ही नहीं रहा है। अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है वो तो बहुत दूर की बात है देखने में। हमको तो ये देखने में जानवर लग ही नहीं रहे हैं, कैसे मान लें कि ये फाइलम मोलस्का के अंडर आते हैं? एक्चुअली जो आप देख रहे हो ना इस समय, वो यूनियो का शेल है। यूनियो का शेल है, ये शेल है, और शेल के अंदर है जानवर। ये भी एक शेल है और शेल के अंदर है कौन? अपना क्यूट सा यूनियो। ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा सा हटाती हूँ, और जो अंदर का जानवर है, शेल के अंदर का जो यूनियो है, जो जानवर है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखो जी, ऐसा दिखता है। ये पूरा क्या है? ये पूरा है एनिमल। ये दिख रहा है पूरा, है ना? ये पूरा क्या है? ये एनिमल है। मैम ऐसा दिखता है? हाँ, ऐसे ही दिखता है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? जैसा उसको नेचर ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, वो वैसे ही दिखेगा। हमको ऐसा बना दी तो हम ऐसे दिखते हैं। ये ऐसा बना हुआ है तो ये ऐसा दिखता है। ये ऐसी बनी हुई है तो ये ऐसी दिखती है। ठीक है ना? ये फिश है, मतलब वो वाली फिश नहीं, ये फाइलम मोलस्का के अंडर आने वाली फिश है। इसका पूरा नाम मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले यूनियो के ऊपर फोकस करो। ठीक है? तो बाहर से आपको यूनियो ऐसा दिखेगा, सुंदर सा, लगता ही नहीं है कि कोई जानवर है ये। और अंदर से आपको, मतलब वो शेल था, है ना? और अंदर से आपको, शेल के अंदर आपको यूनियो कुछ ऐसा मिलेगा। आई बात समझ में? मैम ये क्या चीज़ है? ये बड़ी अजीब सी चीज़ लग रही है, ऐसा लग रहा है इसकी ज़बान है। ज़बान नहीं है, टंग नहीं है, ये इसका फुट है। क्या है? फुट है। मैम फुट मतलब पैर? हाँ, दिख रही है वो ज़बान जैसी, टंग जैसी, लेकिन वो स्ट्रक्चर उसकी टंग नहीं है, उसका पैर है, फुट है। मैम फुट से क्या करता है? अरे जो हम करते हैं, मूवमेंट, लोकोमोशन, है ना? तो फुट भी आप बोल सकते हो कि इसके लोकोमोशन या इसके मूवमेंट में मदद करेगा। वैसे तो ये ऐसे पड़ा रहता है, वैसे तो यूनियो अपने शेल के अंदर ऐसे पड़ा रहता है, लेकिन सपोज इसको कहीं जाना है तो पता है ये क्या करता है? पहली बात तो इसका जो शेल है ना, ये 2 पीसेस में होता है। यूनियो का जो शेल है वो 2 पीसेस में होता है, एक ये वाला और एक ये वाला।
तो जैसे कि सपोज इसको कहीं जाना है, शॉपिंग करने जाना है, तो पता है क्या करता है, इस शेल में से ऐसे बीच में से अपनी ऐसी जो फुट है वो बाहर निकाल लेगा। ठीक है, इसको अगर मैं इसे ड्रॉ करके बताऊं तो जैसे कि ये क्या है, इसका शेल है। शेल जो है 2 पीसेस में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो सपोज इसको कहीं जाना है शॉपिंग पर, तो फिर ये क्या करेगा, शेल के दोनों ही पीसेस के बीच में से, शेल के इन दोनों ही पीसेस के बीच में से अपने फुट को ऐसे बाहर निकाल लेगा और फिर इससे क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं ना, अब हम थोड़ा सा इस फाइलम में जो आने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनकी ज़रा हम मुंह देख लेते हैं, है ना। तो थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा कि कैसे दिखते कैसे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है यूनियो को देखने में आपको ज़्यादा मज़े नहीं आई होगी, लेकिन पता है जो लोग सी फूड खाते हैं उन्हें इसे देखने में मज़े आई होगी। क्यों? अरे खा जाते हैं ना इसको, उनका तो फूड है, सी फूड है, ये खा जाते हैं, इसलिए उनको देखने में यूनियो मज़े आई होगी कि आहा यूनियो भूख लग गई। ओके, अब इसे देखो, मैम ये क्या ऑक्टोपस है क्या? नहीं, ये ऑक्टोपस नहीं है, ये आप बोल सकते हो कि है कटल फिश। ठीक, लग रही होगी क्या बोलते हैं, कैसी आपको, ऑक्टोपस जैसे, लेकिन वो है नहीं। ठीक है, ये देखो मैम ये तो पक्के में ऑक्टोपस है। नहीं, ऑक्टोपस ये है। ये कौन है? ऑक्टोपस का चचेरा भाई, जिसे हम बोलते हैं स्क्विड। मजाक नहीं बोला है मैंने, है ना, मजाक नहीं किया है कि चचेरा भाई। चचेरा भाई इसलिए बोला है क्योंकि ये एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, इसीलिए देखने में थोड़े से एक जैसे होते हैं, लेकिन ये अलग अलग होते हैं। ये अलग है, ये अलग है, वो ऑक्टोपस है और ये स्क्विड है। मैम हमको तो एक जैसे ही दिख रहे हैं। जब आप क्लास 11th में जाओगे, 12th में जाओगे ना, तब इनके बीच में आप और डिफरेंसेस जो है ना पाओगे। अभी एनटीएससी के सिलेबस में नहीं है, तो मैं क्यों पढ़ाऊँ और आप क्यों पढ़ो, जितना ज़रूरी है उतना पढ़ेंगे और एनटीएससी को क्रैक करके निकल जाएंगे। एक बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ कि ऑक्टोपस का जो हेड है ना, वैसे गोला गोला रहता है, राउंड। ऑक्टोपस का जो हेड है वो राउंड होता है शेप में, लेकिन ये जो स्क्विड है, स्क्विड का ये जो आपको हेड नज़र आ रहा होगा, ये हेड कैसा है? ट्रायंगुलर है। तो स्क्विड का जो हेड है वो ट्रायंगुलर होता है और ऑक्टोपस का जो हेड है वो राउंड होता है। लिख देती हूं मैं यहाँ पर, राउंड हेड एंड आप बोल सकते हो ट्रायंगुलर हेड। ठीक है, तो इसे देख करके कंफ्यूज मत हो जाना। ये मत बोलना कि ये स्क्विड है या ये ऑक्टोपस है, या स्क्विड कुछ होता ही नहीं है, सब ऑक्टोपस ही ऑक्टोपस है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये स्क्विड है, ये ऑक्टोपस है, दोनों ही एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, इसलिए हमने क्या बोला कि ये क्या है, चचेरे भाई हैं। ठीक है, चाचा के बच्चे हैं, मतलब हाँ चचेरे भाई ऐसे तो बोलेंगे। इसका हेड कैसा होता है? ट्रायंगुलर। इसका कैसा होता है? राउंड हेड। ठीक है, चलो फिर इसके बारे में मतलब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैम ये क्या है? अरे यही तो स्नेल है, देखा होगा गार्डन में ऐसे साइड में जो है ना मूव करते हुए आपको दिख जाएगा। ये क्या है? ये है स्नेल। स्नेल स्नेल है ना, ये क्या है? स्नेल है। हो सकता है कि किसी बड़े से पत्ते के ऊपर आपको बैठा हुआ ये मिल जाए। हमारे घर के गार्डन में नहीं पाए जाते हैं। घर के गार्डन में आपको ऐसे स्नेल नहीं मिलेगा। जो बाहर वाले गार्डन होते हैं ना, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं, वहाँ जा कर के देखो, वहाँ मिल जाएगा। मैम ये क्या है? अरे ये स्नेल का बेबी है, उसके पीठ पर बैठा हुआ है ना। तो ये क्या है? स्नेल का बेबी है। देखो ये मामा स्नेल है और ये बेबी स्नेल है। तो मैंने आपको दो स्नेल्स दिखा दिए हैं। मैम ये क्या है? शंख जैसा दिख रहा है। एक्चुअली ये शंख जैसा है नहीं, मतलब ये शंख नहीं, ये
स्नेल का कवच है, स्नेल का कवच है ये, जिसे हम बोलते हैं इसका स्केलेटन। मैम ऐसा कैसा स्केलेटन? हाँ मतलब शेल है ना, इसको शेल बोल लो। क्या बोल लो इसको? शेल बोल लो। कवच है ये, कवच। मैम ऐसा शेल? हाँ तो ऐसा ही होता है। मैम ऐसा शेल क्यों है? होता है। अब इसमें क्या कर सकते हैं? जब स्नेल को खतरा समझ में आता है कि भाई आसपास खतरा है, कोई इंसान हमको देखने के लिए आ रहा है, तो ये स्नेल क्या करता है? अपने इसी कवच या शेल में जाकर के घुस जाता है। ये स्नेल है, ये स्नेल का शेल है, कवच है इसका। जब भी स्नेल को खतरा नज़र आता है अपने आसपास कि भाई कोई प्रेडेटर आएगा और मुझे खा जाएगा, तो ये स्नेल अपने इसी शेल में जाकर के घुस जाता है, छुप जाता है, और बाहर तभी निकलता है जब इसको जो है ना सब सेफ ऐसा लगता है कि हाँ अब मेरी जो सराउंडिंग है वो कैसी है, सेफ हो गई है, अब जो शिकारी है वो जा चुका है, फिर ये बाहर निकलता है। तो हो सकता है कि इसीलिए आप कभी किसी बड़े से गार्डन में जाकर के स्नेल को ना देख पाए हों, क्योंकि स्नेल हो सकता है कि अपने शेल में छुपा बैठा हो, वो बाहर ना निकला हो, तो इसलिए आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि कुछ पड़ा होगा कचरा। जो शेल है वो उसको हम कचरा मान लेते हैं कि हाँ कुछ होगा क्या, लेकिन उसके अंदर जानवर होता है, मतलब उसके अंदर स्नेल होता है। ठीक मैम, फिर ये क्या है? ये तो ऐसा लग रहा है कि स्नेल का जो शेल है वो नोच के बिठा दिया है ना? इसको देख करके ऐसे ही लग रहा है कि स्नेल का जो शेल है नोच करके स्नेल को बिठा दिया है। ये स्लग है। ये क्या है? दिस इज स्लग। बहुत धीरे 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 चलता है ये भी और ये भी। वैसे तो जितने भी हमारे मलस्कन्स हैं ना वो सब धीरे धीरे ही चलते हैं, स्लो मूविंग एनिमल्स होते हैं, धीरे धीरे। जल्दी किस बात की है? सबसे बढ़िया तरीके से चलता है पता है कौन? ऑक्टोपस। वो क्या करता है? जेट प्रोपल्शन सिस्टम लगाता है कि पानी फेंकता है और आगे बढ़ता है, पानी फेंकता है पीछे से और आगे बढ़ता है। जैसे कि जेट होता है ना, जेट कैसे उड़ता है, कैसे लॉन्च होता है कि पीछे से खूब धुआं निकलता है और जेट जो है ऐसे शुई करके आगे जाता है, वैसे ही जो ऑक्टोपस है वो भी ऐसे ही चलता है कि यहाँ से पानी छोड़ा, यहाँ से पानी छोड़ा और खुद आगे बढ़ा, फिर पानी छोड़ा, फिर आगे बढ़ा, फिर पानी छोड़ा, फिर आगे बढ़ा। सबसे मज़ेदार तरीके से तो यही चलता है। बाकी तो ये स्लो मूविंग एनिमल्स ही होते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि स्नेल को जो है ना उसका शेल हटा करके बिठा दिया है। ये स्लग है, ये अलग है, ये अलग है, स्नेल अलग होता है, ये स्लग अलग होता है। फ़र्क क्या है? इसमें शेल नहीं है, देख सकते हो ना, इसमें शेल कहाँ है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे। स्नेल में और स्लग में आप कुछ खास बात देख रहे हो क्या? पिक्चर में देखो, पिक्चर से ना समझने की कोशिश किया करो, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत कुछ होता है याद रखने के लिए। कितना रटोगे, रटने की भी एक लिमिट होती है। तो डायग्राम्स, जो पिक्चर्स हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं, जो डायग्राम्स हैं, उनसे चीज़ों को दिमाग में बिठाने की कोशिश किया करो। स्नेल में आपको ये कुछ एंटीने जैसे स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होंगे, है ना? ये एक्चुअली आप बोल सकते हो कि इनके एंटीने ही होते हैं, और ये सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। मतलब ये बेसिकली टेंटिकल्स हैं, है ना? ये क्या है? ये है टेंटिकल्स, और इन टेंटिकल्स के ऊपर देखो यहाँ पर भी है ये, और इन टेंटिकल्स के ऊपर होती है क्या? वेल डेवलप्ड आईज। क्या होती हैं ये? वेल डेवलप्ड आईज। तो ये क्या है भाई? ये है आईज। ये भी, ये देख सकते हो, ये तो सेंसरी स्ट्रक्चर्स के नाम पर आप बोल सकते हो कि जो हमारे मोलस्कन्स हैं उनके पास टेंटिकल्स होते हैं और वेल डेवलप्ड आईज होती हैं। ये तो हमने स्नेल और स्लग में देखा है। बाकी जितने भी आप बोल सकते हो कि हमारे मोलस्कन्स हैं, उन सभी के पास सेंसरी स्ट्रक्चर्स के नाम पर टेंटिकल्स होंगे, वेल डेवलप्ड आईज हो जाएंगी। ऐसे देखने को नहीं मिलती, लेकिन होती हैं। ठीक है, चलो और कुछ है क्या? फोटोग्राफ्स। हाँ, ये क्या है? ये क्या है? ये है पर्ल ओयस्टर। क्या है? पर्ल ओयस्टर। लड़कों को भले पसंद ना आए, लेकिन लड़कियों के लिए तो बड़े काम के होते हैं ये। क्यों? क्योंकि भाई इनसे पर्ल मिलते हैं, मोती मिलते हैं,
वो नकली वाले मोती नहीं, असली वाले मोती, ठीक है ना। तो ये क्या है, पर्ल ऑयस्टर है। मैम ये कैसा है, अरे शेल है ना, ये पूरा शेल है, ये क्या है, ये पूरा शेल है, कवच है, इसके अंदर आपको ऐसा एनिमल देखने को मिलता है। देखो ये क्या है, ये है पूरा एनिमल, ये क्या है, ये है पूरा एनिमल, ठीक है। तो शेल कैसा भी हो दिखने में, शेल कैसा भी हो दिखने में, शेल के अंदर जो एनिमल है ना वो अलग होता है। तो ये पर्ल ऑयस्टर है, उसका ये आपको शेल नज़र आ रहा होगा और शेल के अंदर कुछ इस तरीके से एनिमल होता है, ठीक है। मैम ये क्या है, गोले गोले, अरे यही तो है क्या, मोती, पर्ल, जिसके गहने बनते हैं, ज्वेलरी बनती हैं और बहुत महंगे मिलते हैं, क्योंकि इनको ऑब्टेन करना, इनको बनवाना, भाई ये हमारा नौकर तो है नहीं पर्ल ऑयस्टर, ये नौकर तो है नहीं हमारा कि हम बोलेंगे कि ए सुनो मोती बनाओ, तो हमारे बोलने से मोती बना देगा, बनवाने पड़ते हैं और फिर उसके बाद में निकलवाना पड़ता है ना, जिसमें कि बेचारे की डेथ तक हो जाती है इसकी, जानवर की। इसीलिए बहुत महंगे मिलते हैं ये मोती। कैसे बनते हैं वो भी समझाऊंगी, पहले पिक्चर्स देख लो ताकि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट जागे फाइलम मोलस्का में। फाइन, चलो तो अब ज़रा देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फाइलम मोलस्का इंक्लूड्स एक्वेटिक फॉर्म्स लाइक मसल्स, ओएस्टर्स, स्क्विड्स, कटलफिशेस, ऑक्टोपस एक्सेट्रा, है ना। तो मसल मैंने आपको दिखा दिया, यही यूनियो वगैरह, ओएस्टर भी मैंने आपको दिखा दिया, स्क्विड भी मैंने आपको दिखा दिया कि स्क्विड और ऑक्टोपस क्या है, चचेरे भाई हैं। स्क्विड और ऑक्टोपस क्या है, चचेरे भाई हैं, ठीक है ना। कटल फिश भी मैंने आपको दिखा दी, देखो ये होती है, ये ऐसी, है ना, ओके। फिर अरे हम तो आगे चले गए, पीछे आना है। फिशेस, ऑक्टोपस मतलब कटल फिशेस, ऑक्टोपस एक्सेट्रा। वाइल्ड टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स कौन से होते हैं, स्नेल्स एंड स्लग्स। तो मसल्स, ओयस्टर्स, स्क्विड्स, कटल फिशेस, पूरा लिखना कटल फिशेस, केवल फिश लिख करके मत आना, गलत हो जाएगा। कटल फिशेस एंड ऑक्टोपस एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, एक्वेटिक फॉर्म्स हैं। टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स कौन से होते हैं, स्नेल्स एंड स्लग्स, ठीक। द एनिमल्स वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू जायंट फॉर्म्स लाइक ऑक्टोपस ऑफ साइज अप टू 50 मीटर, मतलब साइज की ना इनकी बहुत बड़ी सी रेंज होती है कि माइक्रोस्कोपिक से लेकर के ऑक्टोपस जितने जायंट हो सकते हैं। फाइलम मोलस्का में आने वाले जो एनिमल्स हैं उनकी जो साइज की रेंज है वो बहुत बड़ी होती है, माइक्रोस्कोपिक से लेकर के ऑक्टोपस जितने जायंट हो सकते हैं 50 फीट तक जा सकते हैं। पहले मैंने मीटर बोला था क्या, 50 फीट, ठीक है, अब सुन लो। तो माइक्रोस्कोपिक से लेकर के ऑक्टोपस जितने जायंट हो सकते हैं 50 फीट तक जा सकते हैं साइज में। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट क्या, कि इनकी बॉडी ना बहुत ही ऐसे गुल्लू गुल्लू सी होती है। फाइलम मोलस्का में आने वाले जो एनिमल्स हैं इनकी बॉडी एकदम ऐसी ऐसी गुल्लू 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 सी होती है, मतलब कि बहुत ही सॉफ्ट बॉडी होती है। तो इनका ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन जाता है क्या, कि ये होते हैं सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। ये क्या होते हैं, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, मतलब कि फाइलम मोलस्का में आने वाले जो एनिमल्स हैं इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, जैसे कि सॉफ्ट टॉय। इनफैक्ट सॉफ्ट टॉय से भी सॉफ्ट, एकदम ऐसे गिलगिले टाइप के होते हैं। पता नहीं जो सी फूड खाते होंगे उनको पता होगा, है ना। ये बहुत ही ऐसे देखो, देखने में ही आपको ऐसे गिलगिले से नज़र आ रहे होंगे। तो ये बहुत ही सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है, इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है ऐसे, ठीक है तो क्या मांस ही ना, मतलब मार दोगे जानवर को तो वो उसका मांस खा लेता है इंसान, है ना, कुछ इस तरीके से। तो बहुत ही सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होते हैं और यही क्या होती है, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन जाती है। प्लस बॉडी कैसी होती है, अनसेगमेंटेड, बॉडी इज अनसेगमेंटेड। ये नहीं कि बॉडी में आपको बहुत सारे जो है ना सेगमेंट्स मिल रहे, ऐसा कुछ नहीं होता, बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। लेकिन जो बॉडी है वो डिवाइडेड होती है 3 रीजन्स में। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स या रीजन्स।
और इनके नाम क्या है? इनके नाम है हेड। फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो कि विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट। ये क्या बोल दिया मैंने भाई कि वैसे तो इनकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट सी होती है, एकदम गुलगुली सी होती है ना, तो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं ये। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, लेकिन जो बॉडी है वो फर्दर डिवाइडेड भी होती है 3 रीजन्स में, 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट है हेड, दूसरा पार्ट है विसरल हम्प और तीसरा पार्ट है क्या? मस्कुलर फुट। तो मस्कुलर फुट तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो क्या करता है? लोकोमोशन में मदद करता है, मूवमेंट में मदद करता है। लेकिन ये क्या है? हेड, विसरल हम्प। क्यों हम्प को हम विसरल हम्प बोल रहे हैं? हेड में क्या होता है? तो भाई हेड में तो सेंसरी स्ट्रक्चर्स होंगे, है ना, टेंटिकल्स होंगे, उनके ऊपर वेल डेवलप्ड आईज होंगी। मस्कुलर हम्प को, सॉरी, विसरल हम्प को हम विसरल हम्प क्यों बोलते हैं? जैसे कि कैमल में, ऊंट में होता है ना एक हम्प, एक उभार, वैसे ही फाइलम मोलस्का जो है, इसमें जो आने वाले एनिमल्स हैं, इनकी भी बॉडी में ना एक ऐसा उभार मिलता है जिसे हम बोलते हैं हम्प। तो सिंपल उसको हम मस्कुलर हम्प भी बोल सकते हैं। लेकिन विसरल हम्प क्यों बोला है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स उस हम्प में ही पाए जाएंगे, इसीलिए उस हम्प का नाम रख दिया क्या? विसरल हम्प। ठीक है, एक काम करते हैं ना, थोड़ी सी ड्राइंग कर लेते हैं। आपको पता है कि मैं तो बिना ड्राइंग के मानती ही नहीं हूँ। ड्राइंग तो मैं आपको करके ही जो है बताऊंगी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक स्नेल ही बना देती हूँ। क्योंकि मुझे स्नेल अच्छी लगती है बनाना, मतलब स्नेल का जो डायग्राम है वो मुझे अच्छा लगता है बनाना। ठीक है, कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाएंगे, अच्छे को और अच्छा बनाते हैं। ये मैम ये कैसा स्नेल है? अरे पूरा बनेगा ना, रुक तो जाओ। सबसे पहले ये क्या है? ये है इसका हेड। ये क्या है? इसका हेड है। और हेड पे ऐसे टेंटिकल्स लगे होते हैं जिसमें कि क्या होती हैं? ऐसे आईज होती हैं, है ना। अब लग रहा होगा थोड़ा सा स्नेल। देखो यहाँ पे मैम ये क्या है? ये मस्कुलर फुट है जो कि डेफिनेटली लोकोमोशन में हेल्प करेगा। तो बॉडी के 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स मैंने बना दिए हैं। एक हेड बना दिया, एक मस्कुलर फुट बना दिया। तीसरा क्या होता है? ये दिख रहा है एक उभार, ये उभार दिख रहा है आपको? इसी को हम बोलते हैं क्या? विसरल हम्प। ठीक है ना। विसरल हम क्यों वर्ड ले रहे हैं? क्योंकि इसी हम्प में आपको सारे के सारे ऑर्गन्स मिल जाएंगे। फाइन। अब देखो ऐसा है कि हेड है, तो हेड में तो फिर माउथ भी होना चाहिए। बिना माउथ के ये खाना कैसे खाएगा? तो हेड में होता है क्या? माउथ। और माउथ की एक खास बात होती है, ऐसा लग रहा है कि ये स्माइल कर रहा है ये स्माइल नहीं कर रहा है, ये माउथ है इसका। दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ माउथ। और माउथ की खास बात ये है कि इसकी, मतलब माउथ तो हो गया, माउथ के अंदर जब जाएंगे तो माउथ के अंदर बकल कैविटी होती है। बकल कैविटी में होता है क्या? एक बढ़िया सा काइटिन का बना हुआ स्ट्रक्चर। ये क्या है? ये इसका माउथ है। माउथ के अंदर बकल कैविटी है। बकल कैविटी के अंदर होता है एक काइटिन का बना हुआ स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं रेड्यूला। क्या बोलते हैं? रेड्यूला। मैम इसका काम क्या होता है? ये बेसिकली एक रास्पिंग ऑर्गन होता है। स्नेल गया है खाने के लिए, अब दीवार पे ना इसका खाना चिपका हुआ है, तो ये क्या करेगा? क्या नाराज़ होकर के चला जाएगा कि अरे यार जो मेरा खाना है वो तो किसी सरफेस पर, किसी दीवार पर, किसी पेड़ पर चिपका हुआ है, मैं उसको कैसे खाऊं? नहीं खा सकता। नहीं, जिसका रेड्यूला है ना, ये जाकर के उसको खरोचेगा। स्नेल का जो खाना चिपका हुआ है किसी सबस्ट्रेटम पर, उस सबस्ट्रेटम
से खाना ऐसे खुरचा जाएगा। कौन खुरचेगा? तो ये रेड्यूला ही ऐसे खुरचकेगा, खुरच के निकालेगा। फिर क्या होता है? वो खाना अल्टीमेटली उसके माउथ में चला जाता है। तो ये अपना रेड्यूला ऐसे बाहर निकालता है, अपना रेड्यूला ऐसे बाहर निकालता है, और बाहर निकाल करके खाने को ऐसे खुरचेगा रेड्यूला, और फिर जब खाना नीचे आ जाएगा तो फिर इसको ये खा लेगा। ठीक है, तो काइटिन का बना होता है रेड्यूला, बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर है, ये एक रास्पिंग स्ट्रक्चर होता है। तो अपने शिकार में मतलब कि बहुत शार्प होता है ये, है ना। तो अपने शिकार में आप बोल सकते हो कि गड्ढा बनाने के लिए, या अपने शिकार को सबस्ट्रेटम से जो है ना खुरचने के लिए रेड्यूला का इस्तेमाल किया जाता है। अब इतना पढ़ लिया है तो ज़रा हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री, अरे जो एलिमेंट्री कैनाल है माउथ से शुरू हो जाएगी। चलो, तो ये ऐसी थोड़ी सी मैंने घुमा करके बनाई है एलिमेंट्री कैनाल, तुम लोग अपसेट मत होना। माउथ से एलिमेंट्री कैनाल शुरू हो जाएगी। तो ये देखो, कुछ ज़्यादा ही घुमा दी है एक्चुअली मैंने, इसको थोड़ा सा ही घुमाएंगे, और बीच में फिर हमें स्टमक भी तो बनाना होगा। अरे ठीक है, तो ये देखो, माउथ से जो है एलिमेंट्री कैनाल शुरू हो जाती है। ठीक है, माउथ से एलिमेंट्री कैनाल शुरू हो जाती है। मैम ये क्या बनाया आपने? अरे ये स्टमक है। और ठीक है, माउथ से एलिमेंट्री कैनाल शुरू हो गई, लेकिन ये एलिमेंट्री कैनाल ख़त्म कहाँ होगी? एनस पर जाकर के। तो ये क्या है? एनस। तो यहाँ से हमको एक और पॉइंट मिल गया। क्या पॉइंट मिल गया? कि एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, है ना। एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है? एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। हम एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट कब बोलते हैं? जब एलिमेंट्री कैनाल की दो सेपरेट ओपनिंग्स हो, एक माउथ और दूसरी ओपनिंग एनस। तभी तो जब एलिमेंट्री कैनाल में दो सेपरेट ओपनिंग्स हो, माउथ और एनस, तभी तो हम बोलते हैं क्या? उसको कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। तो आप देख सकते हो कि इसके माउथ से एलिमेंट्री कैनाल शुरू हो चुकी है, हम्प तक जाएगी एलिमेंट्री कैनाल, और फिर यही एलिमेंट्री कैनाल एनस में जाकर के टर्मिनेट हो जाती है। तो माउथ भी है, एनस भी है, तो हुआ ना क्या? एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। ओके, फिर इसके बाद में क्या होता है? अब ये जो आपको हम्प दिख रहा है, ये जो आपको हम्प दिख रहा है, इसके ऊपर ना स्किन की एक कवरिंग होती है। ये जो आपको विसरल हम्प दिखाई दे रहा है, इस विसरल हम्प के ऊपर एक स्किन की कवरिंग होती है, ऐसी, मतलब बॉडी के ऊपर ना एक ऐसी कवरिंग होती है। ये इसको मैं अच्छे से बनाती हूँ, क्योंकि तभी तो समझ में आएगा। अगर मैंने ड्रॉ ही अच्छे से नहीं किया तो तुम लोग को क्या ही समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये ठीक कुछ इस तरीके से। तो हम्प के ऊपर, बॉडी के ऊपर आप बोल सकते हो कि एक स्किन की कवरिंग होती है, और इसी स्किन की कवरिंग को हम बोलते हैं क्या पता है? मेंटल। ये वाला मेंटल नहीं, ये MENTLE वाला मेंटल। तो हम्प के ऊपर, बॉडी के ऊपर आप बोल सकते हो कि एक तरह की क्या होती है? स्किन की कवरिंग होती है, जिसे हम बोलते हैं क्या? मेंटल। ये मेंटल बड़ी काम की होती है, पता है क्यों? क्योंकि जब मैं आपको थोड़ी देर बाद पर्ल ऑयस्टर के बारे में बताऊंगी, तो फिर ये मेंटल ही है जो कि चिढ़ के मोती बना लेती है। कैसे? बताऊंगी। ये जो आपको स्पेस नज़र आ रही है, आगे देखो, ये जो आपको स्पेस नज़र आ रही है, इस कैविटी को पता है हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं मेंटल कैविटी। क्या बोलते हैं? मेंटल कैविटी। विसरल हम्प के ऊपर
जो आपको स्किन की कवरिंग दिख रही है उसको आपने बोला मेंटल। फिर ये जो आपको ऐसी कैविटी नज़र आ रही है इसको आप बोलते हो मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी की एक खास बात है, क्या खास बात है कि यहाँ पर ना, कौन सा कलर लूँ, चलो, यहाँ पर एक ऐसा फेदर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इतना बड़ा नहीं होता लेकिन पढ़ाने के लिए थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ। ऐसा एक फेदर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और पता है इन्हें हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं गिल्स। पानी में रहते हैं ना, एक्वेटिक होते हैं मोलस्कन्स की नहीं होते हैं, फ्रेश वाटर में मिलेंगे, मरीन वाटर में मिलेंगे। तो भाई रेस्पिरेशन के लिए कुछ तो चाहिए है, तो रेस्पिरेशन के लिए होती है क्या? गिल्स। क्या होती हैं? गिल्स होती हैं। रेस्पिरेशन के लिए क्या होती हैं? गिल्स होती हैं। और ये जो गिल्स है ना, इनका शेप ऐसा फेदर जैसा होता है, फेदर लाइक, और इसीलिए इन गिल्स का स्पेशल नाम रखा है, क्या? टिनिडिया। क्या? टिनिडिया। मैम सी तो बोला नहीं, अरे सी साइलेंट है यार, सी साइलेंट है। तो फेदर लाइक गिल्स होती हैं जिसका नाम पड़ा है क्या? टिनिडिया। काहे के लिए? रेस्पिरेशन के लिए। कहाँ होती है? मेंटल कैविटी में होती है। तो मेंटल कैविटी में आप देख सकते हो कि एनस भी आकर के खोल रहा है, जो कि ये मेंटल कैविटी से थोड़ा सा छुप गया है। ये देखो, मेंटल कैविटी में आप बोल सकते हो कि एनस भी आके खुल रहा है, और मेंटल कैविटी में ही क्या है? ये गिल्स हैं जिसे हम बोलते हैं टिनिडिया। फेदर लाइक गिल्स होती हैं ये, जो कि रेस्पिरेशन में मदद करती हैं। ना सिर्फ रेस्पिरेशन में मदद करती हैं बल्कि एक्सक्रीशन में भी मदद करती हैं। देखो ऐसा है कि एक्सक्रीशन के लिए इनकी बॉडी में, मोलस्कन्स की बॉडी में, फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन कुछ और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, जो है वो पढ़ा देती हूँ। ये जो गिल्स हैं, जो फेदर लाइक गिल्स हैं, जिन्हें हम टिनिडिया बोलते हैं, कि रेस्पिरेशन में तो मदद करेंगी ही करेंगी, साथ में एक्सक्रीशन भी हो जाता है। कैसे? देखो, ये जो आपको मेंटल कैविटी नज़र आ रही है ना, ये जो आपको मेंटल कैविटी नज़र आ रही है, इस मेंटल कैविटी में पानी जो है वो आता जाता रहता है। क्या बोला मैंने? कि इस मेंटल कैविटी में पानी जो है आता जाता रहता है। ये जो गिल्स होती हैं, फेदर लाइक गिल्स, जिन्हें हम टिनिडिया बोलते हैं, इन गिल्स में ना ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है। इन गिल्स में, फेदर लाइक गिल्स में, टिनिडिया में ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है, और यही गिल्स लगातार पानी के कांटेक्ट में। कैसे? अरे मेंटल कैविटी में ही गिल्स हैं और मेंटल कैविटी में ही पानी का आना जाना लगा रहता है। तो मेंटल कैविटी में जो गिल्स हैं, जो टिनिडिया है, वो लगातार पानी के कांटेक्ट में रहती है। मेंटल कैविटी में जो टिनिडिया है, जो गिल्स हैं फेदर लाइक, वो लगातार पानी के कांटेक्ट में रहती हैं। तो सपोज पानी आया, उसमें बहुत सारी ऑक्सीजन है, ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसे कि ये क्या है? टिनिडिया है ना, और यहाँ से पानी आया। तो पानी जैसे ही आया तो वो पानी गिल्स के अंदर चला जाएगा। पानी जैसे ही आया तो आप बोल सकते हो कि वो गिल्स के अंदर जो है ना चला जाएगा। और क्योंकि उस पानी में क्या होगी? ऑक्सीजन होगी। तो वो ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी? गिल्स में जो ब्लड सप्लाई है, गिल्स बहुत ही बढ़िया से आप बोल सकते हो कि ब्लड सप्लाई वहाँ पे बहुत अच्छी होती है। गिल्स में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती होंगी। तो जैसे ही पानी आएगा, गिल्स में जाएगा, पानी में जो ऑक्सीजन होगी, वो ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी? ब्लड में चली जाएगी, और फिर ब्लड से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगी। पूरी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो गंदी गैस है, वो भी गिल्स में आएगी, और गिल्स से क्या होगा? पानी में चली जाएगी। तो कुछ इस तरीके से रेस्पिरेशन हो जाता है, गैस एक्सचेंज हो जाता है। अब क्योंकि टिनिडिया है ही पानी के कांटेक्ट में लगातार, तो एनिमल सोचते हैं कि थोड़ा सा वेस्ट भी जो है ना हम गिल्स से ही निकाल देते हैं, तो वो जो वेस्ट है वो डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा? पानी में चला जाएगा। तो वैसे तो एक्सक्रीशन के लिए कुछ और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन गिल्स के थ्रू भी, टिनिडिया के थ्रू भी थोड़ा बहुत एक्सक्रीशन हो जाता है। ठीक है ना? ओके। हाँ, तो अब हो सकता है कि आपका सवाल हो कि मैम आप तो क्या बोल रहे हो कि जो स्नेल है
वो तो गार्डन में मिलता है, टेरेस्ट्रियल होता है। अरे कुछ स्नेल पानी में भी मिल जाते हैं भाई, इतना गम खाने की ज़रूरत नहीं है। जो गार्डन स्नेल है ना वो गार्डन में मिल जाते हैं, बाकी कुछ स्नेल्स पानी में भी मिल जाते हैं। तो मैं कॉमन ओवरऑल मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं मोलस्कन्स में। खैर, अच्छा, जो लैंड पर रह रहे हैं जैसे कि जो गार्डन स्नेल है, जो स्लग है, ये तो टेरेस्ट्रियल मोलस्कन्स हैं। इनमें तो गिल्स होने से रही, तो इनमें क्या होता है रेस्पिरेशन के लिए? लंग्स। क्या होता है रेस्पिरेशन के लिए? लंग्स इन टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स। ठीक, अब क्या, इतना तो हो गया। अब हाँ, कुछ कुछ मोलस्कन्स में ये जो मेंटल है ना, ये मेंटल कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक शेल सेक्रेट कर देती है। इसलिए ये मेंटल इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया कि कुछ कुछ मोलस्कन्स में, सब में नहीं, कुछ कुछ मोलस्कन्स में यही मेंटल एक कैल्शियम कार्बोनेट का शेल सेक्रेट कर देती है। तो बॉडी पर जो है ना ऐसे शेल आ जाता है, बॉडी पर इस तरीके से एक शेल डेवलप हो जाता है। इसे हम बोलते हैं क्या? शेल, जो कि जाहिर सी बात है ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन का ही काम मतलब करेगा उसके लिए। तो ये जो शेल है कुछ कुछ मोलस्कन्स के अंदर, ये शेल आया कहाँ से है? ये शेल आप बोल सकते हो कि मेंटल ने ही सेक्रेट किया है, मेंटल नहीं बनाया। किसका बना होता है ये शेल? शेल को बनाने के लिए कौन होता है? मेंटल। और ये शेल बना किसका होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कि जाहिर सी बात है प्रोटेक्शन का काम जो है ना करेगा ऑर्गेनिज्म के लिए। तो जो हमने यूनियो देखा, जो हमने पर्ल ओयस्टर देखा, जो हमने स्नेल का शेल देखा, ये सारे शेल्स कैसे बन रहे हैं? मेंटल ही बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। सब में ऐसा नहीं होता, जैसे कि ऑक्टोपस हो गया, स्क्विड हो गया, कटल फिश हो गई, उनमें कहाँ होते हैं शेल्स? उनमें नहीं होते हैं। तो जिनमें है उनमें किसने बनाया है? मेंटल ने बनाया है। और जिनमें नहीं है तो उनमें नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे कि हम हमेशा कॉमन फीचर्स डिस्कस करते हैं, वो तो हमने अभी तक करे नहीं, चलो कर लेते हैं। कॉमन फीचर्स में आप बोल सकते हो कि वही हैं जो इतने फाइला से चले आ रहे हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, ट्रू सीलोम होता है, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर इसके बाद में बायलेटरल सिमेट्री होती है। ये वही सारे कॉमन फीचर्स है जो कि हम बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे फाइल से पढ़ रहे हैं, कोई अनोखी बात नहीं है। बायलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। और क्या था? एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन या क्लोज दोनों ही टाइप का हो सकता है, मतलब डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है। कुछ में ओपन टाइप का होता है, कुछ में क्लोज टाइप का होता है। ऐसा नहीं कि एक ही एनिमल में ओपन भी है क्लोज भी नहीं, ओपन भी हो सकता है कुछ एनिमल्स में, कुछ एनिमल्स में क्लोज भी हो सकता है। रेस्पिरेशन मैंने बता दिया कि टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में किस में होता है? टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में रेस्पिरेशन होता है लंग्स से, और एक्वेटिक फॉर्म्स में हो जाएगा किससे? गिल्स से। फेदर लाइक गिल्स होती हैं जिसे हम बोलते हैं क्या? टिनिडिया। और इसी से थोड़ा बहुत एक्सक्रीशन भी हो जाता है। वैसे तो एक्सक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत गिल्स से भी हो जाता है। अब वो स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स कौन से हैं वो आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए मैं नहीं पढ़ाऊंगी। रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो जो रिप्रोडक्शन है वो, उसके लिए आप बोल सकते हो कि सेक्सेस सेपरेट हो भी सकते हैं कुछ में, और कुछ में नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सेक्सेस में भी सेपरेट या एक भी हो सकता है ना। या आप बोल सकते हो कि हर्मोफ्रोडाइट भी हो सकते हैं। क्या? होते ही हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन हो जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए गैमीट्स चाहिए हैं, गैमीट्स को रिलीज़ करना इंपॉर्टेंट होता है। तो गैमीट्स को रिलीज़ करने के लिए गोनोपोर होते हैं। गोनोपोर आप बोल सकते हो कि मेंटल में ही पाए जाते हैं, और ये जो विसरल हम्प है उसी में पाए जाते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद में मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट्स चाहिए हैं, गैमीट्स को रिलीज़ करने के लिए गोनोपोर चाहिए। गोनोपोर कहाँ पाए जाते हैं? विसरल हम्प में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि ओवी पैरस होते हैं, अंडे देते हैं। ओवी पैरस होते हैं, अंडे देते हैं। और आप बोल सकते हो कि लार्वा होते हैं, है ना, इनके लार्वे भी होते हैं। तो लार्वे भी होते हैं, मतलब कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये सारे हैं क्या, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर्स मोलस्का के बारे में। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। आप पहली बात तो ये कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सब कुछ यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो है ना पूरा लिख दिया है, सब कुछ समराइज़ कर दिया है, डायग्राम बाकायदा बना करके, ठीक है। मस्कुलर फुट लोकोमोशन में मदद करता है, लिख लेना। लोकोमोशन में मदद करता है, लिख लेना। अब बस एक चीज़ और बची है इस फाइलम में कि पर्ल कैसे बनते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। देखो होता क्या है, पर्ल कैसे बनते हैं। कभी कभी कुछ इरिटेंट, कुछ ऐसे माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। कहाँ? इस मेंटल और शेल के बीच में। मेंटल और शेल के बीच में कभी कभी कुछ इरिटेंट आ जाते हैं, कुछ छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। तो इससे जो मेंटल है ना एकदम चिढ़ जाती है कि क्या आ गया। तो उस चिढ़ के चक्कर में, उस इरिटेशन के चक्कर में जो मेंटल है वो कैल्शियम कार्बोनेट और कुछ दूसरे सब्सटेंसेस की कोटिंग करने लग जाती है इस इरिटेंट के ऊपर। बात आई समझ में कि मेंटल और शेल के बीच में पर्पल कलर की क्या है, मेंटल है, ब्राउन कलर की क्या है, शेल है। तो शेल और मेंटल के बीच में कभी कभी कुछ इरिटेंट आ जाते हैं, कुछ सब्सटेंसेस, कुछ छोटे छोटे से एकदम बहुत ही छोटे छोटे से लार्वे आ जाते हैं, कभी कभी रेत के कण आ जाते हैं। तो रेत के कण, भाई देखो हमारी आँख में अगर कुछ भी चला जाए तो वो हमारे लिए एक इरिटेंट ही तो होगा ना। भले ही कोई कीड़ा चला जाए या कुछ डस्ट पार्टिकल चला जाए, धागा चला जाए, कुछ भी चला जाए, फाइबर चला जाए, कुछ भी, तो वो जो भी हमारी आंखों में जा रहा है वो हमारे लिए इरिटेंट ही तो होगा ना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि मेंटल और शेल के बीच में कभी कभी कुछ छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, छोटे छोटे लार्वे आ गए, रेत का कण आ गया या कुछ और इरिटेंट आ गया, जिसके कारण जो मेंटल है वो बहुत इरिटेट हो जाती है, चिढ़ जाती है। और उस चिड़न के कारण, उस इरिटेशन के कारण जो मेंटल है वो कैल्शियम कार्बोनेट और कुछ दूसरे सब्सटेंस की कवरिंग सेक्रीट करने लग जाती है। मेंटल तो फेमस ही है कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग बनाने में, मेंटल से ही तो ये शेल बना है, तो मेंटल तो है ही माहिर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग बनाने के लिए। लेकिन इस बार जो कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है मेंटल से, उससे शेल नहीं बनता है। इस बार मेंटल से जो कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है उससे शेल नहीं बनता है। वो कैल्शियम कार्बोनेट जाकर के इसी इरिटेंट के ऊपर कवर बन जाता है। वही कैल्शियम कार्बोनेट जो कि मेंटल सेक्रीट कर रही है, वो कैल्शियम कार्बोनेट जाकर के इस इरिटेंट के ऊपर कवरिंग बनाने लग जाता है। प्लस कुछ और भी सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, जो कि इरिटेंट के ऊपर कवरिंग बनाते जाते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली बन जाता है क्या, यही एक मोती। क्या बन जाता है, पर्ल बन जाता है। तो हो सकता है कि जो मोती आपने बहुत महंगा खरीदा हो, ओरिजिनल मोती, उसके कोर में एक कोई मरा हुआ लार्वा हो, या कोई रेत का कण हो, या कोई और दूसरा इरिटेंट हो, कोई और दूसरा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हो। कहने को तो ऊपर से आहा कितना सुंदर मोती है, खूब महंगा सा खरीद भी लिया, लेकिन उसके अंदर कोर में हो सकता है कि कुछ कोई छोटा सा लार्वा हो, मरा हुआ, जाहिर सी बात है ना। तो क्योंकि वो इरिटेंट आ जाता है, इसलिए मेंटल इरिटेंट कहाँ आया है, मेंटल और शेल के बीच में आया है। तो मेंटल क्या करती है, चिढ़ करके कैल्शियम कार्बोनेट निकालने लग जाती है, और यही कैल्शियम कार्बोनेट जो कि मेंटल से निकला है, ये उस इरिटेंट के ऊपर जाकर के कवरिंग करने लगता है।
कुछ और भी मटेरियल्स होते हैं जो कि कवरिंग बनाते जाते हैं और अल्टीमेटली एक पर्ल बन के रेडी हो जाता है, गोला गोला। वैसे तो बहुत सारे शेप्स होते हैं पर्ल के, लेकिन हाँ मोस्टली ऐसे राउंड राउंड ही होते हैं जो बहुत सुंदर होते हैं, बहुत शाइनी टाइप के होते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से पर्ल्स जो है वो बन जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पर्ल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है समझ में आया होगा। तो देखो ऐसा है कि अब तक की जितनी भी बातें हैं वो आप लोगों को समझ में आ ही गई होंगी। तो अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं, यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स लिखे गए हैं, मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी नोटबुक्स में ये सारे ही पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद बस इसको स्क्रीनशॉट को गैलरी में नहीं रखना है, स्क्रीनशॉट से सारे पॉइंट्स जो हैं नोट डाउन करिए अपनी अपनी कॉपी में, ताकि आपके पास नोट्स रहें। केवल सुनने से याद नहीं होता है, सुनो, लिखो, रिवाइज करो, तब जाकर के कोई चीज़ दिमाग में बैठती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आ जाते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर। तो ये सब चीज़ें तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, इसमें कुछ नया नहीं है ना, हम डिस्कस कर ही चुके हैं। यहाँ पर मैंने आपको सबके मुंह भी दिखा दिए थे कि कौन कैसा दिखता है। फिर इसके बाद में हाँ ये देखो, ये देखो, यहाँ पर आपको ये बेसिकली क्या है, ये एक पर्ल ओयस्टर है और इसमें आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गोले गोले ऐसे पर्ल्स नज़र आ रहे होंगे, है ना। ये क्या है, एक पर्ल ओयस्टर है जो कि क्या करेगा, पर्ल बनाएगा। मैं आपको ये चीज़ पहले ही बता चुकी हूँ कि पर्ल का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है, मेंटल और शेल के बीच में होता है। मेंटल और शेल के बीच में होता है। मेंटल क्या है, एक स्किन फोल्ड ही तो है, एक आप बोल सकते हो कि सॉफ्ट सा फोल्ड ही तो है। तो ये आप बोल सकते हो कि पर्ल ओयस्टर है। इसमें आपको बहुत सारे कुछ इस तरीके से पर्ल्स नज़र आ रहे होंगे, बट यस डेफिनेटली ये पर्ल्स आपको, ये मोती आपको अभी क्लियर नहीं दिख रहे होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इन मोतियों को देख करके ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक अभी कवरिंग के अंदर है, कवरिंग के नीचे है। मोती तो बहुत चमकदार से होते हैं, है ना, चमकीले चमकीले से होते हैं, सुंदर सुंदर से होते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हमें ना मोती चमकीले दिख रहे हैं, ना मतलब सुंदर तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? तो देखने पर ऐसा लग रहा है कि ये जो मोती है ना, ये एक अभी स्किन की कवरिंग के नीचे है ना। तो देखने में ऐसा लग रहा होगा कि जो हमारे मोती हैं, जो हमारे सुंदर सुंदर पर्ल्स हैं, वो एक स्किन की कवरिंग के अंदर हैं, और वो जो स्किन की कवरिंग है ना, उसी को हम बोलते हैं क्या, मेंटल। मैंने बताया ना कि पर्ल्स कहाँ बनते हैं, मेंटल और शेल के बीच में, मेंटल और शेल के बीच में पर्ल्स बनते हैं। तो ऐसा लग रहा होगा कि जो पर्ल्स हैं, भाई यहाँ पर आपको पर्ल्स जो हैं वो एकदम क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि जो पर्ल्स हैं, जो मोती हैं, वो एक स्किन की कवरिंग के नीचे हैं, अंदर है। और वो स्किन की कवरिंग क्या है भाई, वो मेंटल ही है, ठीक है। फिर उस कवरिंग को जो है ऐसे फाड़ा जाता है और पर्ल्स निकाल लिए जाते हैं। जब एक प्रॉपर शेप और साइज़ पर्ल की मिल जाती है हमको, तो देखो मेंटल जो है ना, वो तो कैल्शियम कार्बोनेट निकालती ही जाएगी। मेंटल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट सेक्रेट करती जाएगी, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये पर्ल के ऊपर, मतलब जो इरिटेंट है उसके ऊपर कोटिंग जो है करता जाएगा। पल्ले पड़ा, मेंटल जो है कैल्शियम कार्बोनेट निकालती ही जाएगी, और यही कैल्शियम कार्बोनेट इरिटेंट के ऊपर जाकर के जमता जाएगा। तो जो पर्ल है उसका साइज़ बड़ा होता जाएगा। अब जितना भी पर्ल साइज़ चाहिए है हमको, छोटा चाहिए बड़ा चाहिए, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं। ये समुद्र में पाया जाता है पर्ल ओयस्टर, इसको बाहर निकालते हैं। और ये जो जाहिर सी बात है, ऐसे निकालेंगे बाहर तो जो एनिमल है वो मर ही जाएगा ना, उसकी जो मेंटल है वो हम ऐसे फाड़ देते हैं। जब तक मेंटल फाड़ेंगे नहीं तब तक पर्ल बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि पर्ल्स कहाँ हैं, पर्ल्स मेंटल और शेल के बीच में है। पर्ल्स कहाँ हैं, मेंटल और शेल के बीच में। तो जब तक मेंटल को हम फाड़ेंगे नहीं तब तक पर्ल्स कैसे निकलेंगे। तो मेंटल को ऐसे
ऐसे फाड़ देते हैं और फिर पर्ल्स वहाँ से निकाली जाते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें एनिमल जो है वो मर जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम बोलते हैं कि पर्ल्स का फॉर्मेशन होता है। और हाँ, जब जानबूझ कर भाई पर्ल्स का प्रोडक्शन चल ही रहा है तो जानबूझ के पता है क्या करते हैं, इरिटेंट को डाल देते हैं शेल और मेंटल के बीच में। जो पर्ल ओयस्टर्स हैं उनकी खेती की जाती है और जानबूझ करके उनके शेल और मेंटल के बीच में इरिटेंट डाल दिए जाते हैं ताकि जो मेंटल है वो कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज़ करना शुरू कर दे और ये कैल्शियम कार्बोनेट और बाकी भी दूसरे मटेरियल्स जा करके इरिटेंट के ऊपर जमने लगे और पर्ल बन जाए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितने सारे मोती हैं, है ना, कितने सारे मोती हैं। अगर समुद्र में ऐसे ही जो है ना कोई एक पर्ल ओयस्टर है और उसके अंदर केवल एक ही इरिटेंट चला गया तो एक इरिटेंट से एक पर्ल बनेगा। लेकिन भाई खेती करनी है ना, तो खेती में क्या होता है, जैसे कि इतना सा हमारे पास लैंड है तो उसमें हम मैक्सिमम क्रॉप्स उगाते हैं, वैसे ही एक हमारे पास क्या है, पर्ल ओयस्टर है, तो उससे केवल अगर एक ही पर्ल निकलेगा तो वो तो महंगा पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारे पर्ल्स एक ही से, बहुत सारे मोती एक ही आप बोल सकते हो कि पर्ल ओयस्टर से ऑब्टेन करने की कोशिश की जाती है, जिसके लिए बहुत सारे इरिटेंट्स जानबूझ के डाले जाते हैं शेल और मेंटल के बीच में ताकि पर्ल्स बन जाए। खेती हो रही ना, खेती। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं थोड़ी से कंटेंट की। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी। हाँ देखो, द एनिमल बॉडी इज सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड, बहुत ही सॉफ्ट बॉडी होती है, अनसेगमेंटेड होती है, ऐसा कोई सेगमेंटेशंस होते नहीं हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होती है एंड ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट। बॉडी इज यूजुअली डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजन्स, एंटीरियर हेड विथ सेंस ऑर्गन्स, है ना, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज एंड टेंटिकल्स वगैरह। तो बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है, डिवाइडेड होती है 3 रीजन्स में। सबसे पहले होता है हेड, जिसमें कि सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि आईज और टेंटिकल्स। फिर एक होता है डॉर्सल विसरल हम्प, जिसमें कि बहुत सारे ऑर्गन, मतलब पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम्स आ जाते हैं। और वेंट्रल फुट होता है लोकोमोशन के लिए। अ थिन फ्लैशी फोल्ड, एक बहुत ही पतला सा स्किन का फोल्ड, फ्लैशी फोल्ड या एक आउटग्रोथ आप बोल सकते हो कि डॉर्सल बॉडी वॉल पर प्रेजेंट होता है, कवर्स द बॉडी एंड दिस फोल्ड इज कॉल्ड मेंटल। तो बॉडी का जो डॉर्सल साइड है ना, बॉडी का जो डॉर्सल साइड है जहाँ पर क्या है, विसरल हम्प है। देखो इसका एक डायग्राम भी है, ये देखो, ये बॉडी का वेंट्रल साइड है, दिस इज बॉडी का वेंट्रल साइड। और बॉडी के वेंट्रल साइड में क्या होता है, फुट होता है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करेगा, है ना। ये पूरा क्या है, ये पूरा फुट है जो कि लोकोमोशन में मदद करेगा। ये बॉडी का डॉर्सल साइड है, बॉडी का डॉर्सल साइड है जिसमें कि ये मस्कुलर विसरल हम्प होता है। ये क्या है, दिस इज पूरा विसरल हम्प, है ना। ये क्या है, दिस इज पूरा विसरल हम्प। ये पूरा का पूरा क्या है, विसरल हम्प है। ये विसरल हम्प कहाँ है, बॉडी के डॉर्सल साइड में है। ये आपको, आप बोल सकते हो कि पर्पल कलर की आपको ये लेयर नज़र आ रही होगी, इसी को हम बोलते हैं क्या, मेंटल। बहुत ही आप बोल सकते हो कि स्किन होती है, बहुत ही पतली सी फ्लैशी फोल्ड होता है, स्किन का ऐसे फोल्ड होता है जो कि बॉडी के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, बॉडी को कवर करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। ठीक है ना। इट एनक्लोजेज अ कैविटी, ये देखो, ये क्या हो गई, पूरी ये मेंटल हो गई। इसने पूरे हम्प को जो है ना आगे तक आप बोल सकते हो कि कवर किया हुआ है ना। ये जो है एक कैविटी एनक्लोज करती है, ये कैविटी एनक्लोज करती है और इसी कैविटी को हम बोलते हैं क्या, मेंटल कैविटी। इस मेंटल कैविटी में आप देख सकते हो कि फेदर लाइक गिल्स हैं, जिसे हम टिनिडिया बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का जो एनस है वो भी यहीं आकर के खुल रहा है। माउथ, ये देखो, ये इसका हेड है, ठीक है, ये इसका हेड है और हेड से आप देख सकते हो कि ये माउथ है, छोटा सा एकदम ज़रा सा क्या है, माउथ है। और माउथ से आप देख सकते हो कि ये पूरी की पूरी क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। ये इसका माउथ है, ये इसका माउथ है और माउथ से आप देख सकते हो कि ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो है शुरू हो चुकी है। ये पूरी की पूरी जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये क्या है, ये पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल है इसकी, है ना।
तो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, माउथ और एनस सब होता है। तो ये देखो, ये एनस अल्टीमेटली मेंटल कैविटी में ही जाकर के खुल रहा है कि नहीं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, दिस फोल्ड इज कॉल्ड मेंटल, इट एनक्लोजेज अ कैविटी कॉल्ड मेंटल कैविटी, जिसमें कि एनाल, एक्सक्रीटरी एंड जेनिटल अपर्चर्स सब जो है ना इसी कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जेनिटल अपर्चर्स, एक्सक्रीटरी अपर्चर्स, एनाल अपर्चर्स सब कुछ कहाँ होता है, मेंटल कैविटी में ही होता है। तो एनाल अपर्चर्स तो हमने देख लिया, एनस है। एक्सक्रीशन के लिए हमने बोला कि क्या बोलते हैं उसको, गिल्स है। वैसे तो और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन गिल से भी हो जाता है, टिनिडे से भी हो जाता है। जेनिटल अपर्चर्स भी आप बोल सकते हो कि वही है। ठीक है, चलो, मतलब मेंटल में ही है ना, मेंटल कैविटी में। ये देखो, माउथ में ऐसा एक ऐसा धार वाला रेड्यूला प्रेजेंट होता है। ये पूरा क्या है, रेड्यूला है। ये क्या करता है, ऐसे खुरचने का काम करता है कि अगर सबस्ट्रेटम पे कुछ खाना चिपका हुआ ना तो उसको ऐसे ऐसे जाकर के खुरच देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, इन मोस्ट केसेस अ कैल्केरियस शेल इज सेक्रेटेड फ्रॉम द मेंटल विच कवर्स द बॉडी। मोस्ट केसेस में क्या होता है, एक कैल्केरियस शेल मतलब कि कैल्शियम का बना हुआ शेल सेक्रेट किया जाता है मेंटल द्वारा, जो कि बॉडी को कवर करता है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, रेस्पिरेशन होता है गिल्स से, जिसे हम बोलते हैं टिनिडिया। एक्सक्रीशन आप बोल सकते हो कि टिनिडे से भी हो जाता है, और कुछ अदर ऑर्गन्स भी होते हैं जो कि आपको सिलेबस में नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन भी होता है, क्लोज टाइप का भी होता है। सेक्सेस यूजुअली सेपरेट होते हैं, लेकिन हर्मोफ्रोडाइट भी होते हैं। ये हर्मोफ्रोडाइट भी होते हैं, ये अंडे देते हैं, और आप बोल सकते हो कि लार्वे भी इनके होते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, इतने सारे मैंने आपको दिखा दिए, सारे तो मैंने आपको दिखा दिए हैं। ये एक नहीं दिखाया था, कौन, टर्बिनेला। ये क्या होता है, शंख। ये होता है क्या, शंख। ठीक है ना। मैम शंख ऐसा कैसे होता है, हम तो एक बार गए थे बीच, है ना, और बीच के किनारे जो रेत होती है, उस रेत में जो है हमने देखे थे कुछ शंख देखे थे, लेकिन मैम वो शंख तो खाली थे, उसमें तो कोई एनिमल था नहीं। एनिमल उसमें इनिशियली रहा होगा, लेकिन फिर उस एनिमल ने क्या करा, अपना शंख छोड़ करके, अपना शेल छोड़ करके वो भाग गया। तो जो हम शंख इकट्ठा करते हैं वो शंख क्या है, वो मलस्कन का शेल है। जो हम रेत पर जो शंख पड़े रहते हैं वो शंख क्या हैं, वो शंख हैं मोलस्कन का शेल। उस शेल में आपको कोई जानवर नहीं दिखता है, क्योंकि वो जानवर शेल छोड़ करके भाग चुका है, वो आपको खाली दिखता है ना। ये देखो कुछ इस तरीके से अंदर के जानवर का फुट नज़र आ रहा है, मस्कुलर फुट आपको नज़र आ रहा है। अभी तो इस शेल में जानवर है, एनिमल है, इसलिए आपको एनिमल का, मोलस्कन का मस्कुलर फुट नज़र आ रहा होगा। ऐसे पीछे से देखोगे तो नहीं दिखेगा, ऐसे देखोगे नहीं दिखेगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है। और एक हद के बाद जो एनिमल है वो अपना शेल छोड़ करके, सपोज वो भाग गया, तो खाली जो है रेत पर, बीच पर शेल आपको दिख गया, जिसको हम बोलते हैं शंख, और उसी शंख को हम उठा लेते हैं और कलेक्ट करते हैं। तो वो जो शंख हम उठाते हैं वो है क्या, बेसिकली टर्बिनेला एनिमल का शेल है, मलस्कन का शेल है। ठीक, तो ये कहानी थी किसकी, फाइलम मोलस्का की। ओके, तो इसी अच्छी बात पर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट फाइलम के ऊपर, जो कि है फाइलम इकाइनोडर्मेटा, यानी कि अब हम बात करेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा की। तो चलो कहानी शुरू करते हैं हम अपने नेक्स्ट फाइलम की। अच्छा, ये तो खैर एक पर्ल ओयस्टर है, और इसमें आपको जो मोती हैं वो थोड़े से और अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। ये सी फूड है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, और अब हम फाइनली आ चुके हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा पर। अब ऐसा है कि डेफिनेटली आप लोगों का एक सवाल होगा कि मैम इस फाइलम का नाम इकाइनोडर्मेटा ही क्यों रखा, कुछ और नहीं रख सकते थे क्या, कुछ और रख देते, इतना डिफ़िकल्ट, इतना लंबा सा नाम क्यों रखा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। रीज़न है, क्या रीज़न है बताती। आपको करना क्या है, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाना है,
जितना ध्यान से सुनोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। सुनो, बात ये है कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा में आने वाले जो एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी जो बॉडी है, बॉडी की जो स्किन है, स्किन पता है कैसी होती है? स्पाइनी होती है, स्पाइनी, कांटेदार। एकदम देसी भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा में आने वाले जो एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी बोल लो, एनिमल्स बोलो या ऑर्गेनिजम्स बोलो, उनकी बॉडी की जो स्किन होती है, स्किन कैसी होती है? कांटेदार होती है। स्किन पर ऐसा लगता है कि कांटे निकले हुए हों, और कांटों को ही हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्पाइन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइन्स, स्पाइन्स। ठीक है, तो बस बात इतनी सी है कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा में आने वाले जो एनिमल्स हैं, उनकी जो बॉडी है, बॉडी की जो स्किन है, स्किन कैसी होती है? कांटेदार होती है। मतलब कि स्किन पर जो है ऐसे कांटे कांटे निकले रहते हैं, और उन्हीं कांटों को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं कांटों को हम बोलते हैं स्पाइन्स। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जो एनिमल्स हैं, उनकी जो बॉडी है, बॉडी की जो स्किन है, स्किन पर क्या होते हैं? स्पाइन्स होते हैं। स्पाइन्स मतलब क्या? कांटे। कांटों का मतलब क्या? स्पाइन्स। तो स्किन पर क्या होते हैं? कांटे होते हैं। स्किन पर क्या होते हैं? स्पाइन्स होते हैं। और एक ऐसी स्किन जिस पर कांटे हो, एक ऐसी स्किन जिस पर स्पाइन्स हो, उस स्किन को हम क्या बोलते हैं? स्पाइनी स्किन। क्या बोलते हैं? ऊपर लिखती हूँ, स्पाइनी स्किन। स्किन का मतलब तो पता है सबको। स्पाइनी कहाँ से आया है? स्पाइनी आया है स्पाइन्स से। स्पाइन्स का मतलब क्या होता है? कांटे। लो, अब तो हिंदी में भी लिख दिया, अब क्या चाहिए? जिंदगी आसान हो जाएगी अब तुम्हारी इसके बाद, है कि नहीं? तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा में आने वाले जो एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बॉडी की जो स्किन होती है, स्किन पर ऐसे कांटे कांटे निकले रहते हैं, उन्हीं कांटों को हम क्या बोलते हैं? स्पाइन्स बोलते हैं। ये स्पाइन्स, ये कांटे हैं कहाँ? स्किन पर ही है ना। तो स्किन क्या कहलाई जाती है? ऐसी स्किन जिस पर कांटे हों, ऐसी स्किन जिस पर स्पाइन्स हो। मुद्दा समझ में आया कि ऐसी स्किन जिस पर कांटे हों, ऐसी स्किन जिस पर स्पाइन्स हो, उसे हम बोलते हैं स्पाइनी स्किन। ठीक है, मान लिया कि इस फाइलम में जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन कैसी होती है? स्पाइनी स्किन होती है। लेकिन मुद्दा तो अभी भी वही है कि नाम ऐसा क्यों रखा? तो बताती हूँ ना, रुक तो जाओ। देखो, इकाइनोस का मतलब होता है क्या? स्पाइनी। लिखा होगा यहाँ पे? हाँ, लिखा तो है। दोबारा क्यों लिखूं मैं? ये देखो, इकाइनोस का मतलब होता है स्पाइनी, स्पाइनी। ठीक है, इकाइनोस का मतलब होता है स्पाइनी, और डर्मा का मतलब क्या होता है? स्किन। तो स्पाइनी स्किन, इकाइनोडर्मेटा। बस अब समझ में आया कि क्यों नाम पड़ गया इस फाइलम का। फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इतना रॉयल नेम, इतना लंबा चौड़ा नेम, क्योंकि भाई जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसी पे उठा करके जो है फाइलम का नाम रख दिया गया है कि इकाइनोस का मतलब होता है स्पाइनी, डर्मा का मतलब होता है स्किन, तो स्पाइनी स्किन क्या बन गया? इकाइनोडर्मेटा। जोड़ दो, इकाइनोस और डर्मा को जोड़ दो इकाइनोस और डर्मा को जोड़ दो, क्या बन जाएगा? इकाइनोडर्मेटा। खत्म, इजी। तो स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स होते हैं। स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स मतलब कि ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी की स्किन कैसी हो? स्पाइनी हो, कांटेदार हो, स्पाइन्स हो स्किन पर। मैम ऐसा कैसे हो जाता है? भाई नेक्स्ट सवाल तो ये होना चाहिए कि चलो ठीक है, समझ में आ गया कि नाम क्यों पड़ा है इस फाइलम का ऐसा, इकाइनोडर्मेटा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये होगा कि मैम ऐसी कैसी स्किन है कि स्पाइन्स निकले हुए हों? होते हैं। गुलाब के पौधे में समझ में आता है कि हाँ कांटे होंगे, बबूल में कांटे होंगे, लेकिन
एनिमल की बॉडी पर कांटे, हाँ तो होते हैं। पॉर्क्यूपाइन नहीं देखा कभी? पॉर्क्यूपाइन देखो, आपको वैसे जंगल सफारी में तो देखने को मिलता नहीं है, जू वगैरह जाते हो, जूलॉजिकल गार्डन जाते हो तो वहाँ पर शायद आपने कभी पॉर्क्यूपाइन देखा हो, तो उसकी बॉडी पे कितने से स्पाइंस निकले होते हैं, कितने से कांटे कांटे निकले होते हैं, है ना? तो वैसे ही मतलब वो तो अलग है ये अलग है ना? ये इकाइनोडर्मेटा की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जो आने वाले एनिमल्स होते हैं ना, उनकी बॉडी की स्किन पर जो है ऐसे स्पाइंस निकले रहते हैं। लेकिन वो स्पाइंस क्यों हैं, इसका भी एक रीज़न है, वो मैं आपको बताऊंगी। ऐसा नहीं कि अगले सेशन में, इसी सेशन में, लेकिन थोड़ा सा और आगे। उसके पहले जो कुछ बेसिक फीचर्स हैं हम वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर आते हैं कि क्यों कांटेदार स्किन होती है इनकी। चलो कॉमन फीचर्स पर हम आते हैं। इसको थोड़ा सा मैं रब कर दूं तो जगह मिल जाएगी मेरे को लिखने के लिए। चलो सबसे पहले नाम तो हो गया, अब पता। नाम पता हम मालूम करते हैं हर फाइलम का, तो नाम तो हो गया, अब पता क्या है, एड्रेस क्या है? एक्वेटिक, ऑल आर एक्वेटिक, जिंदगी आसान। एक और बार जिंदगी क्या हो गई है, आसान हो गई है कि भैया ऑल इज वेल नहीं, ऑल आर एक्वेटिक, ऑल आर एक्वेटिक, ठीक है ना? एक्वेटिक तो होते ही हैं, एट द सेम टाइम एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं? मरीन होते हैं, समुद्र के पानी में ही मिलते हैं, खारे पानी में ही मिलते हैं। मरीन वाटर का मतलब वही होता है। तो सभी के सभी एक्वेटिक हैं, एक्सक्लूसिवली क्या है, मरीन है, समुद्र में मिल जाएंगे। ओके, एड्रेस भी हो गया। अब कुछ बेसिक फीचर जो कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं हर फाइलम के। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत पीछे वाले फाइला से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। फिर इसके बाद में ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल, अरे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद में सीलोम, सीलोम प्रेजेंट है, एंड दैट टू ट्रू सीलोम, सच्ची सच्ची सीलोम प्रेजेंट है इसमें। फिर इसके बाद में मैम व्हाट अबाउट एलिमेंट्री कैनाल, होती है ना? होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, मैंने मना थोड़ी ना किया है। एलिमेंट्री कैनाल इज प्रेजेंट, प्रेजेंट, एंड दैट टू इज कंप्लीट, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। मैम कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल बोले तो एलिमेंट्री कैनाल में दो सेपरेट ओपनिंग, दो सेपरेट ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस। भाई कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या है? अभी बताया था पिछले फाइलम में कि दो सेपरेट ओपनिंग्स होना एलिमेंट्री कैनाल में, एक ओपनिंग माउथ तो दूसरी ओपनिंग एनस होती है। कैसे होती है? चलो इसको भी हम ड्रॉ कर ही लेते हैं। चलो ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करें? देखो इस फाइलम का सबसे जाना पहचाना एनिमल, शायद आपने कभी नाम ही ना सुना हो इस फाइलम का, लेकिन इस फाइलम का जो एनिमल है एक बहुत ही पॉपुलर एनिमल है इस फाइलम का, जिसका नाम आपने सुना होगा और शायद आपने देखा भी हो। नाम क्या है? स्टारफिश। नाम क्या है? स्टारफिश, जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है। मतलब मैं तो एग्जैक्टली नहीं बना सकती हूँ स्टारफिश, लेकिन चलो आपके लिए इसे बनाने की कोशिश कर लेती हूँ मैं। ये देखो, नॉट बैड है ना? तो ये क्या बन गई है? स्टारफिश बन गई है। तो हो सकता है कि फाइलम का आपको नाम अच्छा ना लगा हो, कभी पसंद ना आया हो, नाम हो सकता है सुना भी ना हो, लेकिन इस फाइलम का एक एनिमल है जो कि बहुत फेमस है। उस फेमस एनिमल का नाम आपने ज़रूर सुना होगा और देखा भी होगा, उसे हम बोलते हैं स्टारफिश। ये क्या है? ये है स्टारफिश ही। ये क्या है? स्टारफिश ही। देखने में नहीं लग रही होगी स्टारफिश, लेकिन मानो मैंने स्टारफिश ही बनाने की कोशिश करी है। अब इसकी बॉडी के दो साइड्स होते हैं, एक डॉर्सल साइड और एक वेंट्रल साइड। भाई हर एक एनिमल की बॉडी का के दो सर्फेसेस होते हैं, दो साइड्स होते हैं। हर एक एनिमल की बॉडी के दो साइड्स होते हैं, डॉर्सल एंड वेंट्रल। ये हमारा वेंट्रल है और जो पीठ है हमारी, ये क्या है? डॉर्सल साइड है। डॉर्सल और वेंट्रल साइड्स
बॉडी की कैसे पता करते हैं ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस सेशंस में। अभी सुनो, हमने बोल तो दिया कि इनमें जो है ना एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, कंप्लीट होती है, 2 सेपरेट ओपनिंग्स होती है, माउथ एंड एनस। लेकिन कहाँ होते हैं ये माउथ एंड एनस? जैसे ये स्टारफिश है और ये स्टारफिश जो है ना, ये स्टारफिश मानो कि रेत पर है। कहाँ है? रेत पर है। मैम ऐसी कैसी रेत है आपकी? मेरी रेत ऐसी है, सैंड है ठीक है ना। तो ये जो स्टारफिश है ये है कहाँ? ये स्टारफिश अभी रेत पर है। वैसे तो पानी में मिलती है, लेकिन कभी अगर गए हो समुद्र किनारे तो देखा होगा कि कभी कभी लहरों के साथ जो स्टारफिश है वो समुद्र के किनारे आ जाती है, रेत पर आ जाती है, सैंड पर आ जाती है। कभी अगर गए हो, अगर नहीं गए हो, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, समुद्री जो दुनिया है, जो एक्वेटिक लाइफ है, नॉट ओनली समुद्री दुनिया, जो एक्वेटिक लाइफ है ना वो बहुत सुंदर होती है। जो जाते हैं समुद्र के अंदर, स्कूबा डाइवर्स वगैरह जो होते हैं, कभी आप उनसे उनका एक्सपीरियंस, अगर कभी ऐसा मौका मिले तो कभी पूछना, कोई ऐसा जान पहचान वाला मिल जाए तो कभी उनसे पूछना कि क्या होता है समुद्र के अंदर, कैसी होती है समुद्र के अंदर की दुनिया, कैसी होती है एक्वेटिक लाइफ। वो आपको बताएंगे कि बहुत सुंदर होती है। बहुत तरह के एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। आप देख ही सकते हो कि हम फाइलम पॉरीफेरा से पढ़ते आ रहे हैं। कितने ही तरह के एनिमल्स जो है ना समुद्र के अंदर या नदी के अंदर पाए जाते हैं। बहुत सुंदर दुनिया होती है, बहुत प्यारी होती है एक्वेटिक लाइफ। ठीक है, तो खैर जो स्टारफिश है, सपोज़ वो ऐसे रेत के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल तो कंप्लीट होगी, लेकिन कंप्लीट है तो माउथ कहाँ है, एनस कहाँ है? तो ये जो आपको साइड अभी दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? डॉर्सल साइड है। ये जो साइड अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये जो साइड आपको अभी दिखाई दे रहा है, ये है क्या? डॉर्सल साइड बॉडी का, जिसके ऊपर यहाँ होता है क्या? एनस। यहाँ होता है एनस। और बॉडी का वो वाला साइड जो कि आपको नज़र नहीं आ रहा है। मैम क्यों नज़र नहीं आएगा? अरे क्योंकि वो रेत के ऊपर है ना। जैसे कि ये रेत है और रेत के ऊपर ऐसे स्टारफिश रखी हुई है। ये रेत है और स्टारफिश ऐसी रखी हुई है। तो हम तो ऐसे ही जाकर के देखेंगे ना, ऐसे जाकर के थोड़ी देखेंगे। तो ये रेत है और रेत के ऊपर ऐसे स्टारफिश पड़ी हुई है ना। तो जो हमें दिखेगा, हम तो स्टारफिश को ऐसे ही जाकर के देखेंगे। तो जब हम स्टारफिश को ऐसे जाकर के देखते हैं ना, तो हमें स्टारफिश का डॉर्सल साइड, स्टारफिश की बॉडी का डॉर्सल साइड दिखता है। ये रेत है, ये स्टारफिश है, स्टारफिश ऐसे रखी हुई है, ऐसे पड़ी हुई है रेत के ऊपर। तो हम तो जो स्टारफिश है उसको ऐसे ही जाकर के देखेंगे। तो जब हम स्टारफिश को ऐसे जाकर के देखते हैं ना, तो हमें स्टारफिश की बॉडी का डॉर्सल साइड नज़र आता है। स्टारफिश की बॉडी का डॉर्सल साइड नज़र आता है, जिसमें होता है क्या? एक एनस। तो स्टारफिश की बॉडी का वो वाला साइड जो कि कहाँ है? रेत पर है। स्टारफिश की बॉडी का वो वाला साइड जो कि कहाँ है? रेत पर है। अंदर वाला साइड जो कि आपको भी नज़र नहीं आ रहा है, नीचे वाला, वो होता है वेंट्रल साइड। वो होता है क्या? वेंट्रल साइड। और वेंट्रल साइड में होता है क्या? माउथ। तो ध्यान रखना कि अगर समुद्र के किनारे कभी अगर वो क्या बोलते हैं स्टारफिश आ जाए, तो उसको जा करके ऐसे ऊपर से छू करके प्यार मत करने लग जाना। याद रखना कि जो स्टारफिश है ना, वो ऐसे रखी हुई है। स्टारफिश ऐसे है सैंड के ऊपर, मतलब कि उसका डॉर्सल साइड हमें दिख रहा है, और डॉर्सल साइड में क्या है? एनस है। ठीक है ना। तो कभी जाकर के स्टारफिश को अगर दिख जाए तो प्यार करके मत आ जाना कि आहा कितनी अच्छी स्टारफिश है, देखो कि टच क्या कर रहे हो। ठीक है, चलो। वैसे भी टच क्यों करना ही क्यों है? बेवजह किसी को भी जाकर के टच नहीं करना होता है। वो अगर आपको आकर के टच करे तो आप तो उसको काट के फेंक दोगे कि अरे अटैक करने आई है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए फालतू में। तो फालतू में टच नहीं करना है, बस जाकर के अगर दिख जाती तो बहुत अच्छी बात है, देख लो उसको जाकर के। आपको भी आपको भी दिख जाएगी वो, आप भी उसको ऑब्जर्व कर लोगे और उसको भी कोई नुकसान नहीं होगा, दोनों के लिए मज़े। ठीक है, चलो।
ये हो गया तो एलिमेंट्री कैनाल हो गई, बॉडी का डॉर्सल साइड जो होता है उसमें एनस होता है, बॉडी का जो वेंट्रल साइड है उसमें माउथ होता है, सब हो गया, ठीक है। वापस आते हैं, वापस हाँ, तो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, सीलोम हो गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ट्रिप्लोप्लास्टिक हो गया, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, सभी के सभी एक्वेटिक होते हैं। एक और बहुत ही ज़रूरी सूचना आप लोगों के लिए, क्या ज़रूरी सूचना है कि रेडियल सिमिट्री पाई जाएगी। लास्ट टाइम हमने रेडियल सिमिट्री कहाँ देखी थी? निडेरिया में। लास्ट टाइम रेडियल सिमिट्री हमने कहाँ देखी थी? निडेरिया में, सीलेंट्रेटा में। अब फिर से क्या हुआ है? रेडियल सिमिट्री ने दस्तक दी है। रेडियल सिमिट्री, बायलेटरल सिमिट्री लिखने की आदत हो गई थी ना, लेकिन यहाँ क्या होती है? रेडियल सिमिट्री होती है। एडल्ट्स में तो रेडियल सिमिट्री ही होती है। जो लार्वे होते हैं, लार्वों को कुछ ज़्यादा ही जोश है, तो लार्वे जो है ना उनमें आपको बायलेटरल सिमिट्री देखने को, बायलेटरल सिमिट्री देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो वैसे तो एडल्ट्स में, जो एडल्ट्स इकाइनोडर्म्स हैं उनमें रेडियल सिमिट्री ही होती है, लेकिन जो लार्वे होते हैं उनमें बायलेटरल सिमिट्री होती है। तो अभी तक हम लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी कहाँ? रेडियल सिमिट्री सीलेंट्रेटा में, निडेरिया में, लेकिन अब एक बार फिर से इकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमिट्री आई है एडल्ट्स में। लार्वे में बायलेटरल सिमिट्री होती है, लेकिन एडल्ट्स में रेडियल सिमिट्री एक बार फिर से आ गई है निडेरिया के बाद। कहाँ? इकाइनोडर्मेटा में, ठीक है। क्यों? अब बॉडी फॉर्म ऐसा है कि क्या करें, आ गई रेडियल सिमिट्री तो आगे क्या कर सकते हैं उसमें, ठीक है। चलिए जी, नाम पता हो गया, हैबिटेट हो गया, कुछ कॉमन बेसिक हमने फीचर पढ़ लिए हैं। सर्क्यूलेटरी सिस्टम, सर्क्यूलेटरी सिस्टम में आप बोल सकते हो कि सर्क्यूलेटरी सिस्टम आप बोल सकते हो कि ओपन टाइप का होता है। कैसा होता है? ओपन टाइप का होता है। बहुत ही खास बात है एक। क्या खास बात है? चलो वापस आते हैं इसके ऊपर। खास बात यह है कि इनके पास ना एक एंडोस्केलेटन होता है, जैसे कि हमारी बॉडी में है एंडोस्केलेटन। देखो, इनकी और हमारे अंदर मतलब कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, इनके और हमारे बीच कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे कि हमारे पास भी क्या होता है? एंडोस्केलेटन होता है, इनके पास भी होता है। इनका जो एंडोस्केलेटन है उसमें कुछ प्लेट्स होती हैं। इनके एंडोस्केलेटन में, यही बता देती हूँ, इनके एंडोस्केलेटन में कुछ ऐसी प्लेट्स होती हैं, कुछ ऐसी प्लेट्स होती हैं जो कि किसकी बनी होंगी? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। बेसिकली कैल्केरियस प्लेट्स होती हैं। इनके पास एंडोस्केलेटन होता है जो कि बना होता है प्लेट्स का। ये प्लेट्स किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम कार्बोनेट की कैल्केरियस प्लेट्स होती हैं ये, ठीक है ना। अब ये जो आप बोल सकते हो कि प्लेट्स आपको नज़र आ रही हैं, ये आपस में ये प्लेट्स आपस में जुड़ी रहती हैं। भाई हड्डी तो है नहीं कि एक लंबी हड्डी प्रेजेंट हो ना, प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, टुकड़े प्रेजेंट होते हैं, और ये प्लेट्स आपस में जुड़ी रहती हैं। किससे? तो मसल्स से एंड कनेक्टिव टिश्यू से। मसल एंड कनेक्टिव टिश्यू से ये प्लेट्स आपस में जुड़ी रहती हैं, जिसके कारण देखो एंडोस्केलेटन है, ये प्लेट्स आपको नज़र आ रही हैं, ये प्लेट्स आपको नज़र आ रही हैं, है ना, जो कि क्या है? एंडोस्केलेटन ही है। तो जाहिर सी बात है स्ट्रेंथ तो मिलेगी ही। एंडोस्केलेटन है तो बॉडी को स्ट्रेंथ तो मिलेगी ही। एट द सेम टाइम ये जो प्लेट्स हैं, ये ऐसा तो नहीं है कि एक लंबी सी प्लेट है, नहीं, प्लेट के ऐसे कई सारे टुकड़े हैं, कई सारी प्लेट्स हैं। तो ये सारी की सारी प्लेट्स जो हैं वो आपस में मसल्स से जुड़ी होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी होती हैं, जिसके कारण स्ट्रेंथ तो मिल जाएगी, एक फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि अपने हाथ के इस वाले हिस्से को ऐसे ऐसे लहरा के दिखाओ, हाथ के इस वाले हिस्से को ऐसे ऐसे लहरा करके दिखाओ, लहरा पाओगे क्या? ना। क्यों? दो हड्डी है ना, एक यहाँ एक यहाँ,
लंबी 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 लॉन्ग बोन्स हैं, हड्डियाँ हैं, तो स्ट्रेंथ तो मिल गई, एक स्ट्रक्चर तो मिल गया आपके हाथ को, लेकिन आप इसको ऐसे ऐसे लहरा नहीं सकते हो या ये कर सकते हो या ये कर सकते हो, यहाँ नहीं आप कोई भी वेव बना सकते हो। लेकिन स्टारफिश को आपने देखा होगा, किसी अच्छी गिलगिली सी होती है, कैसे ऐसे ऐसे करके चलती है, 5 इसकी आर्म्स होती हैं, 1 2 3 4 5, है ना, तो 5 आर्म्स जो है ना ऐसे ऐसे करके चलती है। तो ऐसे ऐसे क्यों चल पा रही है? क्योंकि जो बोन्स हैं वो आपस में, बोन्स नहीं, जो प्लेट्स हैं वो आपस में जुड़ी तो हैं, लेकिन मसल्स से और कनेक्टिव टिश्यू से तो एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, तो वो ऐसे ऐसे करके ऐसे अपने हाथ पर, मतलब जो 5 आर्म्स हैं वो ऐसे ऐसे मूव कर पाती है, ठीक है ना। और ये सभी एकाइनोडर्म्स की बात है, ठीक है मैम, ये तो समझ में आ गया, लेकिन आगे क्या? सुनो, आगे की बात ये है कि इन्हीं प्लेट्स के ऊपर, अरे दूसरा कलर भाई, दूसरा कलर, इन्हीं प्लेट्स के ऊपर ये स्पाइन्स होते हैं, इन्हीं प्लेट्स के ऊपर स्पाइन्स होते हैं। एक बार फिर से मैं यहाँ पर प्लेट्स बना देती हूँ, इन्हीं प्लेट्स के ऊपर क्या होते हैं? स्पाइन्स होते हैं, और यही स्पाइन्स क्या करते हैं? स्किन को चीर करके बाहर निकल आते हैं, और इसीलिए हमको स्किन कैसी दिखती है? स्पाइनी दिखती है। स्किन इनकी बहुत ही रफ सी होती है। रफ क्यों हो रही है? अब समझ में आया कि एंडोस्केलेटन जो है ना बेसिकली बना होता है प्लेट्स एंड स्पाइन्स से। ऐसा नहीं है कि स्पाइन्स एंडोस्केलेटन का हिस्सा नहीं है, तो जो एंडोस्केलेटन है वो बना होता है प्लेट्स और स्पाइन्स से। प्लेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपस में जुड़ी रहती हैं, कैसे? मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू से, जो इसके कारण एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, स्ट्रेंथ मिलेगी, एट द सेम टाइम आर्म्स में क्या मिलेगी, बॉडी में क्या मिलेगी? फ्लेक्सिबिलिटी भी, ठीक है ना। फिर इन्हीं प्लेट्स के ऊपर स्पाइन्स निकली होती हैं, और यही स्पाइन्स स्किन के बाहर निकल आती हैं और स्किन को जो है स्पाइनी बना देती है, कांटेदार स्किन बना देती हैं। अब समझ में आया कि कांटेदार स्किन क्यों है? ठीक, चलो और आगे बढ़ते हैं। और आगे कहाँ बढ़ेंगे? ये तो हो गया। अब जरा जो लिखा हुआ है ना, एक बार उसको हम रीड कर लेते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं। द फाइलम एकाइनोडर्मेटा इंक्लूड्स एक्सक्लूसिवली मरीन, एक्सक्लूसिवली मरीन मतलब कि सब मरीन ही होते हैं। ग्रेगेरियस, मैम ग्रेगेरियस का मतलब क्या होता है? लिव एट द बॉटम इन ग्रुप्स। समुद्र का जो फ्लोर है, ठीक है ना, वहां पर ग्रुप बना बना करके ये रहते हैं नीचे। लिव एट द बॉटम इन ग्रुप्स। स्लो मूविंग, ऐसे धीरे धीरे चलते हैं। फ्री लिविंग एनिमल्स कॉमनली कॉल्ड स्टारफिशेस, ब्रिटल स्टार्स, सी डॉलर्स, सी अर्चिन्स, सी क्यूकम्बर्स एंड सी लिलीज। द शेप ऑफ द एनिमल्स में भी स्टार लाइक। एनिमल्स का जो शेप है वो कैसा हो सकता है? स्टार जैसा हो सकता है, जैसे कि हमने स्टारफिश का देखा है। सिलेंड्रिकल हो सकता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो सी कुकुम्बर है, रुको उसकी मेरे पास एक पिक्चर भी है, दिखाती हूँ। ये देखो, ये क्या है? सी कुकुम्बर है। मैं आपको बताऊं, गूगल पे ना जाकर के देखना, सी कुकुम्बर टाइप करना और सर्च करना। इतना गंदा लगता है ये एनिमल, वो तो मैंने आपके सामने इसकी सबसे सुंदर इमेज में लेकर के आई हूँ। अदरवाइज ये इतना अजीब सा लगता है ना कि ऐसा लगता है कि आज के बाद जो ककड़ी होती है ना वो हम खाएं ना। बहुत ही अजीब सा लगता है ये देखने में, ठीक है ना। ये तो फिर भी बहुत सुंदर इमेज है सी कुकुम्बर की। तो आप देख सकते हो कि इसकी बॉडी कैसी है? सिलेंड्रिकल जैसी। आप इसको ऐसे उठा सकते हो, ऐसे, ठीक है। तो देखो बॉडी कैसी है? सिलेंड्रिकल है। और हाँ, तो हम कहाँ थे? शेप जो है एनिमल का वो स्टार जैसा हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, मेलन जैसा हो सकता है, डिस्क जैसा हो सकता है, और फ्लावर, फूल जैसा हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये देखो, ये दिख रहा है फूल जैसा, ये फूल जैसा कितना सुंदर है। इसलिए तो मैंने बोला कि समुद्र के जो एक्वेटिक लाइफ है वो बहुत सुंदर है। ऐसे तरह तरह के आपको एनिमल्स देखने को मिलते हैं अंदर। तो ये देखो, फूल जैसा आपको एक एकाइनोडर्म की बॉडी नजर आ रही होगी। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। शेप साइज की बात हो गई ना। हाँ, दे आर अनसेगमेंटेड एनिमल्स। कोई सेगमेंटेशन ऐसा उनकी बॉडी में नहीं होता है। इसको मैं हटा देती हूँ और जो लिखा हुआ था उसको वापस लेके आ जाती हूँ। ये लो, तो अनसेगमेंटेड आप बोल सकते हो कि एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडी में कोई सेगमेंटेशन ऐसा नहीं होते हैं। रेडियल सिमेट्री इन द एडल्ट्स एंड बाइलेटरल इन द लार्वे।
ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, सब मैंने आपको बता दिया है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, माउथ होता है वेंट्रल साइड में, एनस होता है डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी में। बहुत अच्छी बात है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट, डन। द बॉडी सरफेस इज कवर्ड ऑल ओवर बाय, अच्छा ठीक है। एक और चीज, जैसा कि मैंने आपको एक सिमिलरिटी बताई कि हाँ हमारी बॉडी में एंडोस्केलेटन, इनकी भी बॉडी में, हमारी बॉडी में जो होता है स्केलेटन, 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टो, एंडो एंड मीजोडर्म। तो हमारी बॉडी में जो स्केलेटन है वो मीजोडर्म से ही बनता है। एट द सेम टाइम इनकी बॉडी का जो एंडोस्केलेटन है वो भी मीजोडर्म से ही बनता है। तो मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है इनका एंडोस्केलेटन भी। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द बॉडी सरफेस इज कवर्ड ऑल ओवर बाय मीजोडर्मल एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस प्लेट्स एंड स्पाइन्स। तो पूरी बॉडी के अंदर आपको प्लेट्स मिलेंगी, प्लेट्स के ऊपर जो है ना कैल्केरियस प्लेट्स, प्लेट्स के ऊपर आपको ऐसी स्पाइन्स मिलेंगी। ये स्पाइन्स जो है वो स्किन के ऊपर आ जाते हैं, तो स्किन जो है वो स्पाइनी हो जाती है, और इन दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, एंडोस्केलेटन, जो कि क्या होता है, मीजोडर्मल होता है ओरिजिन में। फाइन, चलो। ऑल इकाइनोडर्म्स लैक हेड, हेड नहीं होता, हेडलेस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इनका, क्या, पेक्यूलियर ट्यूब फीट, जिसको हम पोडिया भी बोलते हैं, आर डेवलप्ड फॉर लोकोमोशन। जैसे कि मोलस्का में हमने देखा था, मोलस्का में कि उनके पास मस्कुलर फुट था, यहाँ क्या होगा, इनके पास ट्यूब फीट होंगी। दिखाऊं मैं आपको ट्यूब फीट, देखो ट्यूब फीट, ये देखो, ये बेसिकली क्या है, एक स्टारफिश की आर्म है। स्टारफिश में 5 आर्म होती है, और यहाँ पर आपको स्टारफिश की एक आर्म नजर आ रही होगी, स्टारफिश की आपको ये एक आर्म नजर आ रही होगी। आर्म में ऊपर की तरफ डॉर्सल साइड में, आर्म में ऊपर की तरफ ये है क्या, डॉर्सल साइड, और ये है क्या, ये है वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड। तो डॉर्सल साइड में आपको स्पाइन्स मिलेंगी, और वेंट्रल साइड में आपको ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ट्यूब ही मिलेंगी, ऐसी पतली पतली सी। अरे कौन सा कलर लूं जिससे दिख जाए, ये दिखेगा क्या, हाँ दिख जाएगा, ठीक है। ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है, ट्यूब ही होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ट्यूब फीट। क्यों, चलने में मदद कर रहे हैं ना, तो चलने में तो पैर ही मदद करते हैं, तो ये ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स या ट्यूब ही चलने में मदद करते हैं, लोकोमोशन में मदद करते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, ट्यूब फीट। क्या बोल देते हैं, ट्यूब फीट, चलने में मदद करते हैं, ठीक है। ये तो हुआ इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर। अब सुन लो बात दूसरे इंपॉर्टेंट फीचर की, बात सुन लो दूसरे इंपॉर्टेंट फीचर की। अ यूनिक फीचर इज वाटर फील्ड, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इनके पास बहुत ही बढ़िया सा वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, जो कि मदद करता है लोकोमोशन में, रेस्पिरेशन में, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन में और एक्सक्रीशन में। एज सच इनके पास एक्सक्रीशन के लिए कुछ नहीं होता। कहाँ से होगा एक्सक्रीशन, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम से ही होगा। रेस्पिरेशन कहाँ से होगा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम से होगा। लोकोमोशन भी कैसे होता है, आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने बताया कि जो ट्यूब फीट है उससे होता है लोकोमोशन। ट्यूब फीट भी काम तभी करती है जब क्या हो, साथ में वाटर वेस्कुलर सिस्टम हो। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम अलॉन्ग विद ट्यूब फीट मदद करते हैं किसमें, लोकोमोशन में। वाटर वेस्कुलर सिस्टम रेस्पिरेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में और एक्सक्रीशन में मदद करता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम इज एब्सेंट अकर्स थ्रू वाटर वेस्कुलर सिस्टम। कैसे, अब सुनो, सुनते जाओ, बस आखिरी की कहानी बची है, बाकी तो सब हो चुका है। देखो फिर से मैं आपके सामने बनाती हूँ क्या, एक स्टारफिश। फिर से मैं आपके सामने बनाती हूँ क्या, एक स्टारफिश। अब ये अच्छी बन जाए तो बात है। ये लो, बन गई क्या, स्टारफिश। स्टारफिश की बॉडी का जो डॉर्सल साइड होता है ना, वहाँ पे एक ऐसा आप बोल सकते हो कि छन्नी जैसा, सीव जैसा, चाय पत्ती छानते ना हम छन्नी से,
वैसा ही आप बोल सकते हो कि एक सीव लाइक ओपनिंग होती है, सीव लाइक ओपनिंग होती है, ओपनिंग होती है, और ये ओपनिंग अंदर एक कैनाल में जाकर के खुलती है। ये कैनाल फिर आगे जाकर के खुलती है किसमें, एक रिंग जैसी कैनाल में। रिंग ऐसी भी हो सकती है और आप बोल सकते हो कि ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ठीक है ना। मतलब इसको कैसे बनाऊं मैं, पेंटागन बनाती हूँ, अरे ऐसी, ऐसी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो अरे पूरा ही मिट गया ये तो, कोई बात नहीं, वापस आते हैं। हाँ, तो कुल मिलाकर के आप बोल सकते हो कि जो हमारे जो इकाइनोडर्म्स हैं उनकी बॉडी का जो डॉर्सल साइड है, डॉर्सल साइड में जो है आपको एक ऐसी ओपनिंग दिखती है। उस ओपनिंग में आप बोल सकते हो कि वो होती कैसी है, बॉडी के डॉर्सल साइड में आपको एक ओपनिंग दिखती है। ये ओपनिंग कैसी होती है, सीव लाइक होती है, छन्नी जैसी होती है। ये छन्नी जैसी ओपनिंग खुलती है नीचे कहाँ, एक कैनाल में, और ये कैनाल आगे जाकर के खुलती है किसमें, एक रिंग कैनाल में। जैसा स्ट्रक्चर है वैसे ही नाम है, रिंग कैनाल। फिर इसके बाद में ये रिंग कैनाल आगे जाकर के खुल जाती है ऐसी लंबी लंबी कैनाल में, मतलब डिवाइड हो जाती है ऐसी लंबी लंबी कैनाल में, जिन्हें हम बोलते हैं रेडियल कैनाल। अगर नाम याद नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश कर सकते हो। रिंग जैसी है तो रिंग कैनाल, जो कि आगे जाकर के खुली है कहाँ, रेडियल कैनाल में। हर एक आर्म में एक रेडियल कैनाल आ जाती है, हर एक आर्म में एक रेडियल कैनाल आ जाती है, ठीक है। अब ये रेडियल कैनाल भी जो है ना, आप बोल सकते हो कि छोटी छोटी ट्यूब्स में खुलती है। ये रेडियल कैनाल भी छोटी छोटी एकदम, देखो ये एक रेडियल कैनाल है एक आर्म की, जो कि आगे जाकर के छोटी छोटी ट्यूब्स में खुल जाती है, ब्रांचेस जैसे। और फिर हर एक इस छोटी ब्रांच से, हर एक इस छोटी ब्रांच से एक ट्यूब जुड़ा रहता है, एक फुट जुड़ा होता है, एक पैर जुड़ा होता है, और इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, ट्यूब फिट। ये जो देखो ये क्या है, एक रेडियल कैनाल है एक आर्म की, जो कि आगे जाकर के आप बोल सकते हो कि फर्दर उससे ब्रांचेस निकली हुई हैं इस रेडियल कैनाल से। इस रेडियल कैनाल से फर्दर क्या है, कुछ ब्रांचिंग ट्यूब्स निकली हुई हैं, और इन्हीं ब्रांच्ड ट्यूब के एंड में एक एक आप बोल सकते हो कि पैर लगा होता है, एक एक पैर लगा होता है, और इसी को हम बोलते हैं क्या, ट्यूब फिट। आई बात ट्यूब फुट, ठीक है ना, और सबको क्या बोलेंगे, ट्यूब फीट बोलेंगे। तो रेडियल कैनाल है, रेडियल कैनाल से आप बोल सकते हो कि ब्रांच्ड ट्यूब्स निकली हैं, हर एक ब्रांच्ड ट्यूब के एंड पर एक फुट लग जाता है। तो इन दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, ट्यूब फुट बोलते हैं, और इतने सारों को क्या बोलेंगे, ट्यूब फीट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्यूब फीट। तो डायरेक्टली अब मैं क्या करती हूँ, ट्यूब फीट बना देती हूँ, डायरेक्टली मैं यहाँ पर ट्यूब फीट ऐसे बना देती हूँ, ठीक है ना। अब मैम होता क्या है, देखो पानी इस छन्नी जैसी ओपनिंग से आया, पानी इस छन्नी जैसी ओपनिंग में आया, ओपनिंग से आया अंदर, अंदर कहाँ जाएगा, इस कैनाल में जाएगा, इस कैनाल से कहाँ जाएगा, इस कैनाल से फिर जाता है इस रिंग कैनाल में। छन्नी जैसी ओपनिंग से पानी अंदर आया, अंदर कहाँ गया, इस कैनाल में गया, कैनाल से कहाँ गया, इस रिंग कैनाल में गया, रिंग कैनाल से कहाँ गया, रिंग कैनाल से गया इस रेडियल कैनाल में। ये 5 जो रेडियल कैनाल्स हैं, इन 5 रेडियल कैनाल्स में पानी क्या होगा, अंदर जाएगा। फिर रेडियल कैनाल से कहाँ जाएगा, रेडियल कैनाल से जाएगा इन ब्रांच वाली कैनाल्स में, रेडियल कैनाल से कहाँ जाएगा, इन ब्रांच वाली कैनाल्स में जाएगा, और ब्रांच वाली कैनाल्स से फिर कहाँ जाएगा, ट्यूब से कहाँ जाएगा, इस फुट में, और फुट से क्या होगा, पानी निकल आएगा बाहर, फुट से क्या होगा, पानी बाहर निकल आएगा। मतलब सीव जैसी ओपनिंग से पानी अंदर आया, और फीट से क्या हुआ, ट्यूब फीट से क्या हुआ, बाहर निकल गया। तो जब पानी सीव लाइक ओपनिंग से बॉडी के अंदर आ रहा है, ट्यूब फीट से निकल रहा है, तो पानी बॉडी के अंदर आया, बॉडी के अंदर जब बॉडी के अंदर पानी आया होगा तो उसमें बॉडी के अंदर ही अंदर गैसेस एक्सचेंज हो गई होगी। जब बॉडी के अंदर पानी आया तो अंदर ही अंदर गैसेस एक्सचेंज हो गई होगी,
तो हो गया रेस्पिरेशन, थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया होगा, हो गया ट्रांसपोर्टेशन जब पानी बॉडी के अंदर आया तो। मैम लोकोमोशन में कैसे मदद होता है? अच्छा, एक्सक्रीशन भी हो गया कि भाई बॉडी के अंदर पानी आ रहा है, तो जानवर सोचेगा कि अरे वाह बॉडी के अंदर पानी आया है, तो जो भी कचरा कूड़ा है, जो भी वेस्ट है, वो निकल करके पटक दो उसमें। तो जैसे ही बॉडी के अंदर पानी आया, सीव लाइक ओपनिंग से, छन्नी लाइक ओपनिंग से पानी बॉडी के अंदर आया और ट्यूब फीट से निकल जाते हैं, है ना। ट्यूब फीट से जो पानी है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है ऐसे। तो जब बॉडी के अंदर पानी आया तो बॉडी के अंदर ही अंदर गैसेस एक्सचेंज हो गया, जो भी कचरा कूड़ा था वो पानी में डाल दिया गया। तो जब पानी ट्यूब फीट से बाहर निकला, तो अपने साथ कचरा भी लेकर के निकल गया। तो रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन हो गया, थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाता है बॉडी के अंदर ही अंदर, क्योंकि बॉडी के अंदर पानी आया है। लोकोमोशन कैसे होता है, सुनो। बॉडी के अंदर पानी आया, ट्यूब फीट से बाहर निकला, तो जब ट्यूब फीट से पानी बाहर निकलता है ना, तो जैसे कि ये ट्यूब फीट है, ये क्या है, एक ट्यूब फीट है। जैसे ही इसने पानी बाहर निकाला तो एक सक्शन के साथ क्या होता है, ये ट्यूब फीट सरफेस से चिपक जाती है। जैसे कि स्टारफिश है, स्टारफिश कहाँ आई है, वहाँ आ गई है, नदी समुद्र के किनारे आ गई है ना। तो जैसे ही वो किनारे आकर के पानी निकालेगी, ट्यूब फीट क्या करेंगे, पानी निकालेंगे। तो पानी निकालने के बाद एक सक्शन बनेगा और उस सक्शन से क्या होगा, ट्यूब फीट ऐसे चिपक जाएगी, सैंड से। और क्या होगा, पीछे की जो बॉडी होगी ना, वो उसी के बल पे ऐसे आगे बढ़ेगी। फिर उठाया, फिर ऐसे पटका, वैक्यूम बना, फिर ऐसे आगे बढ़ी। तो इनका तरीका होता है। पानी में भी ये लोग ऐसे ही मूव करते हैं, कोई नई बात नहीं है। ऐसे ठिश करके पानी निकाला, है ना, वैक्यूम बना, ऐसे आगे मूव करे, ठिश करके पानी निकाला, फिर ऐसे आगे बढ़े, ये तरीका होता है। तो ट्यूब फीट अलॉन्ग विद वाटर वेस्कुलर सिस्टम लोकोमोशन में हेल्प करता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन में, रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में भी मदद करता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, मतलब कि लार्वे होते हैं। लार्वे हैं तभी तो उनमें बायलेटरल सिमेट्री है। बस हो गया। अब क्या, पूरा का पूरा हमने इकाइनोडर्मेटा पढ़ लिया है। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं। स्टारफिश मैंने आपको दिखा दी है। ब्रिटल स्टार ऐसी दिखती है। ये क्या है, या आप बोल सकते हो कि सी अर्चिन है। ये क्या है, सी अर्चिन है, छूना मत, लग जाएगी। ब्रिटल स्टार, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, और ये आप देख सकते हो ये कितना सुंदर है। इसका नाम क्या है, देखो, फेदर स्टार। ये क्या है, फेदर स्टार। ठीक, बस आज के सेशन के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक आप क्या करोगे, NTSC बायोलॉजी के और वीडियोस देखते रहोगे। कैसे, गूगल पे जाकर के टाइप करना magnetbrains.com, टाइप करके सर्च करोगे, आपके सामने खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही वेबसाइट विजिट करोगे, आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पर लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इसी में आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको कहाँ जाना है, NTSC के ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही NTSC के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके सामने NTSC के सारे सब्जेक्ट खुल करके आ जाएंगे। मैंने पढ़ाया है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो जो भी आपको देखना हो आप देख सकते हो। सपोज आपने बायोलॉजी उठाया है, तो जैसे ही आप बायोलॉजी को क्लिक करोगे ना, आपके सामने बायोलॉजी का ये वाला पेज खुल करके आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपको सबसे पहला लेक्चर मिलेगा सिलेबस ओवरव्यू का, कि साइंस के सिलेबस में हमें पढ़ना क्या क्या है NTSC में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप जो है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके NTSC के ना सिर्फ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो, लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स एकदम प्रॉपर्ली सीक्वेंस में अरेंज मिल जाते हैं। प्लस यहाँ पे आपको होते हैं सभी टॉपिक्स के नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट। कौन सी वाली, यही वाली, magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।